हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है वापस से जीएनए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ और बातें जो सिलेक्शन की तरफ लेके जाएं। ऑल इंडिया नंबर 1 क्लास फॉर सिलेक्शन, जिसका सबसे ज़्यादा रेस हो रहा है सिलेक्शन देने का। और उस क्लास में मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए कंटेंट के साथ और कुछ नए लॉजिक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तो फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं, जितना जल्दी कनेक्ट होंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि क्लास का कुछ भरोसा नहीं होता। ये बात मैं आपसे पहले कहता रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ, क्लास है तो है, अब नहीं है तो नहीं है। क्लास मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई दुख की बात नहीं। आप अपने आप को इस प्रकार रेडी देखिए कि हट भी जाए तो तुम्हें दुख ना हो, ऐसा ना हो कि बाद में सर पटकना पड़े। क्लियर बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। और उस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम इतिहास में इस बात के लिए जाना जाता है और भविष्य में इस बात के लिए जाना जाएगा कि एकमात्र कोचिंग जिसका डेटा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और जिसकी सिलेक्शन सबसे ज़्यादा और जो अपने चीज़ों पर, अपने कंटेंट पर प्राउड से कह सकता है कि वो नॉर्सेट के लेवल का कंटेंट होता है। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। और सबको सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त कल गया है तो इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे स्वतंत्रता दिवस की। और आज हमारी जन्माष्टमी है, पावन पर्व है जन्माष्टमी का, जिसमें हमारे हमारे द्वेषकर्ता हम कह सकते हैं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय, हमारा सब कुछ जिनका जन्म आज हुआ था वो है बांके बिहारी कृष्ण भगवान। उन सब के जन्म दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक इंसान कृष्ण के रूप में जाना गया और जिसे दुनिया भगवान कहती है, ये जो भगवान हैं, ये जो कृष्ण हैं, इन्होंने ज़िंदगी में ये बताया कि ज़िंदगी के हर रूप को कैसे जिया जाता है। और ज़िंदगी में कितने भी बुरे से बुरा समय आ जाए, चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा दुखी होने वाले, सबसे ज़्यादा आलोचना सहने वाले और सबसे ज़्यादा श्राप सहने वाले भगवान श्री कृष्ण। और आपने उन्हें कभी बहुत रेयर ही गुस्सा होते देखा होगा। जब भी उनको हम महाभारत में देखते थे या कृष्ण लीला में देखते हैं, ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा हंसते हुए रहते हैं। इतनी सारी चीज़ों को सुनने के बाद भी वैसा ही आपको बनना है। आप वैसा नहीं बन सकते तो हूबहू नहीं बन सकते तो कौन है, उनके चरणों पे चलें, पर चिन्हों पे चलें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे, बांके बिहारी करें, कृष्ण भगवान करे कि आप सबके जीवन में अगली जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो इस प्रकार से हो कि आपको या तो मॉर्निंग करनी पड़ रही हो, या नाइट करनी पड़ रही हो, या इवनिंग करनी पड़ रही हो। और आप अपने इंचार्ज को बोल रहे हो कि सर मुझे एक दिन घर जाना है, और वो कहीं नहीं नहीं अभी घर नहीं जाना है। मैं चाहता हूँ आप सबकी ज़िंदगी में वो सुख आए, और वो जो सुख है वो एम्स में आ जाए, या केजीएमयू में आ जाए, एसजीपीजीआई में आ जाए, आरआरबी में आ जाए, डीएसएसबी में आ जाए, कहीं भी आ जाए, पर वो आए। ठीक है बच्चों? चलो, तो अभिमन्यु है, हिमांशी है, उमेश है, हरीश है, विरुद्धि है, बम बहादुर, सागर है, अपना राजस्थान, उमेश, एंजलस, किरण, लक्ष्मी, यश, पुष्पा, दिव्यांजी, गीत, करण, डिम्पी, विकास, राजकुमार, सागर, देवजीत दास, कलुआ, नेहा, कलुआ भी नाम बढ़िया है वैसे तो, हरदेव सिंह, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है बच्चे, फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो गए। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। आज की जो क्लास है मैं बता दूं, आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि मैंने तुमसे कहा था आई विल ट्राई टू कवर ऑल द हेल्थ प्रोग्राम विच रिलेटेड टू द एग्जाम एंड नॉट सेट लेवल। अब बात यह कि सर हेल्थ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है, और हेल्थ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक क्लास में उतना नहीं पढ़ सकते, पर मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो एम्स में आएगा। हम डिटेल में बेशक ना जाएं प्रोग्राम की, पर हम उन चीज़ों को जरूर छुएंगे जो मुझे लगता है एग्जाम में आपकी इंपॉर्टेंट देगी। और याद रखना, एक क्लास से सारे हेल्थ प्रोग्राम, एक ही क्लास लूंगा मैं, आगे नहीं बढ़ाऊंगा, एक क्लास में खत्म करूंगा हेल्थ प्रोग्राम और लास्ट में करेंगे एमसीक्यू। तो समय ना गंवाते हुए क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए। और आज की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन वो ये पूछता है कि सर हेल्थ प्रोग्राम की आवश्यकता क्या पड़ गई, क्यों स्टार्ट करने पड़ गए हमको हेल्थ प्रोग्राम। समझ आ रहा है बच्चे? बिल्कुल बेटा, फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाए। मैं क्या, अब बातें हो गई, अब हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? मैंने कहा ठीक है। अब बताओ सर क्या है। हमारे इंडिया में जो है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम है। मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम है, और हेल्थ प्रॉब्लम के समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके द्वारा बहुत प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिनसे कि उन हेल्थ प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके मास लेवल पे या छोटे लेवल पे। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इसमें टोटली गवर्नमेंट, सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कुछ स्टेट का पार्ट भी हो सकता है, पर ये प्रोग्राम इसलिए चलाए जाते हैं कि बड़े लेवल पर हेल्थ प्रॉब्लम जो है उनका एक साथ समाधान कर सके। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज उसका कर सकें, सैनिटेशन है उनका कर सकें, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकें, बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हमने हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम है जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर बच्चे? सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि कौन सा हेल्थ प्रोग्राम कब आया, इसकी डेट पूछ लेते हैं, उसकी ईयर पूछ लेते हैं। और ईयर आपको याद होनी बहुत जरूरी है, तो मैं सारा तो नहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट ईयर आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब आपने कहा सर कौन कौन सी ईयर से बताइए।
समझ आ रहा है ना बेटा? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुए और कौन से प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुए, तो कौन कौन सी ईयर है जो आपको याद रखनी है। कुछ इंपोर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, सारे नहीं है पर मुझे जो लगता है वो इंपोर्टेंट है। पहली चीज, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1952 में स्टार्ट हुआ था 1952 में, तो 51-52 में स्टार्ट हुआ है, याद रहेगा बच्चे। 51-52 में स्टार्ट हुआ है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में हुआ है, ये सीक्वेंस वाइज है। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कब हुआ है? 1953 में हुआ है। नेशनल वाटर सेफ्टी एंड सैनिटेशन प्रोग्राम 1954 में हुआ है, और नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में, और 1955 में एक और बड़ा प्रोग्राम आया फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, वो भी 1955 में आया। अरे हाँ ना बच्चे, क्लियर है? इसके बाद नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में आया, और गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम भी 1962 में आया। क्लियर है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976 में आया, ये एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978 में आया, ये एग्जाम में आ चुका है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में आया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। आपने कहा सीक्वेंस में है तो आपको याद रखने में आसानी होगी, इन्हें याद कर लेना, जैसी टाइम मिले अभी याद हो जाए अच्छी बात है, कल शाम को याद हो जाए तो फोटो खींच के रख लीजिएगा, काम आएगा स्क्रीनशॉट में। और मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे कुछ भी डिसाइड नहीं है कि क्लास रहेगी या जाएगी, बस मूड पे डिपेंड है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा नुकसान हो, जैसे मैं खुद बोल देता हूं किसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बच्चे, ठीक है। अब आपने कहा ओके सर। देन आफ्टर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, एनएसीपी ना को नहीं, ना को लेट आया था। एनएसीपी कब आया? 1987 में। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में आया। अरे हाँ, ये वो नहीं है, पहला यार ना, पहला 62 में आ गया था, ये कब आया? 92 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम आया 2005 के अंदर। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आया 2003 के अंदर। क्लियर बच्चे? उसके बाद नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एग्जाम में पूछ चुका है कई बार, 1982 में आया। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में आया। क्लियर बच्चे? 1995 में आया। उसके बाद हम बात करें कि पल्स पोलियो कब आया? 1995 में। आरसीएच फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट कब आया? 1997 में। सेकंड कब आया? 2005 के अंदर। और एनआरएचएम कब आया? ये क्या था फिर? ये जो था एनआरएचएम, ये कब आया बच्चे? 2005 में। रिपीट हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एनआरएचएम 2005 में आया। जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई 2005 के अंदर है। और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ये 2010 में आया। और आरएमएनसीएच प्लस ए, ये 2013 में है। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम 2013 में है। और आयुष्मान भारत योजना ये किस में है? 2018 में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर बच्चे? मैंने कहा सर ये डेट आपको याद रखनी है, मैंने कहा 2 स्लाइड है, इतना तो हम याद रख ही सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें कब आ रही हैं। क्लियर है? आपने कहा सर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि कई बार ईयर पूछ लेता है और ईयर आपको पता होनी चाहिए। सर ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। तो हम पहले पढ़ रहे हैं नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कौन सा पढ़ रहे हैं? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। आपने कहा कब आया? 1952 में आया। कब आया? 1952 में आया। जब ये स्टार्ट हुआ था तो पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम कहीं नहीं था। पहला नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन ऑल वर्ल्ड उस समय इंडिया में आया था, क्योंकि इंडिया वालों को पता चल गया था कि नए नए आजाद हुए, अब ये रुकेंगे नहीं, आतंक मचा देंगे। इस चक्कर में सबसे पहले कहा? चाइना में भी नहीं आया था, सबसे पहले इंडिया में आया ये। तो इंडिया क्या बनी थी उस समय? फर्स्ट कंट्री बनी थी जिसमें इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। कौन से प्रोग्राम को? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। आपने कहा सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसे क्यों लॉन्च किया गया बताइए? तो बर्थ रेट को कम करने के लिए, बर्थ रेट को कम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अरे हाँ या ना? पर 1977, ये तुम्हें सब याद रखना है, ये आया कब था? 1952 में। 1977 में इस प्रोग्राम को रीनेम्ड किया गया, इसको दोबारा नाम दिया गया और इसका नाम दिया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। क्या नाम दिया गया? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये एग्जाम में पूछेगा, याद रखना कि ये पूछेगा नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का रीनेम क्या है। ना आंसर है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। और ये कब से स्टार्ट हुआ? आंसर है 1977। कब स्टार्ट हुआ है? 1977 के अंदर। आया ना बच्चे? क्लियर है? एम आई राइट? बिल्कुल। चलूं आगे? ठीक है सर। अब 1976 से 77 इंडिया में फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी स्टार्ट की गई। फर्स्ट पॉपुलेशन इंडिया में 1976-77 के अंदर फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी लागू की गई, याद रखना। तो पहली पॉपुलेशन पॉलिसी कब लॉन्च की गई इंडिया में? 1976 से 1977 में। क्लियर? मैंने कहा इसके बारे में याद रहेगा। चलो एक प्रोग्राम तो आपने कहा इतना ही आएगा, मैंने कहा इसमें तो इतना ही आएगा, ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, परेशान मत हो। ठीक है सर, अगला बताइए, अगला कौन सा प्रोग्राम है? तो नेक्स्ट प्रोग्राम पढ़ रहे हैं नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। कौन सा है? नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम से एनएमपी कहते हैं। आपने कहा सर ये कब आया था? ये आया था 1999 में, 1999 में।
सर नेशनल मलेरिया कंट्रोल वो है मलेरिया कंट्रोल जो आप बात कर रहे हो, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, वो तो कब आ गया था? 1953 में आ गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये दोनों अलग अलग हैं। ये आया 1953 में और नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम आया 1999 में। मैंने कहा सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो बता दीजिए। इसका नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम का इसका ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी रेट ऑफ मलेरिया, सिकनेस को कम करना, रिड्यूस मॉर्बिडिटी नॉट मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी रेट, आपको मॉर्बिडिटी रेट कम करनी थी किसकी? मलेरिया की, मलेरिया से बीमार कम पड़े लोग, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। अरे हाँ है ना। बाद में 1958 के अंदर 1958 के अंदर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1958 के अंदर। मैंने कहा इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? सर इसका भी कोई ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव था एंडिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बाय किलिंग द एंटायर वेक्टर एंड एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वॉयर ऑफ द इन्फेक्शन। रिजर्वॉयर को नष्ट करना और वेक्टर को नष्ट करना। कौन वेक्टर है? मादा एनोफिलीज। समझ में आ रहा है? मलेरिया होता तो प्लाज्मोडियम से, वेक्टर कौन है इसका? मॉस्किटो होता है, तो मॉस्किटो बाइट से फैलता है। तो वेक्टर को हटाना और रिजर्वायर को हटाना जिससे ट्रांसमिशन खत्म हो जाए मलेरिया का, ये इसका पर्पस था। तो इसमें एंड करना था, एंडिंग ऑफ ट्रांसमिशन, एंडिंग ऑफ ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिशन को कम करना था, खत्म करना था मलेरिया के फैलने से। किस किस को हटाने के बाद? वेक्टर और रिजर्वायर को हटाने के बाद आप इस ट्रांसमिशन को बंद कर सकते थे। ये मेन ऑब्जेक्टिव था किसका? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम का। किसका था? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। जय श्री कृष्ण बच्चे। याद रखना जो जो चीजें बताई जा रही हैं बुरे वक्त में काम आएंगी। ऋतु राजपूत, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। आगे चलें, चलो यहां तक हम ठीक है? पक्का? चलो, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था मॉर्बिडिटी को कम करना और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रांसमिशन को कम करना, वेक्टर और रिजर्वायर को कंट्रोल करके। किसको? वेक्टर और रिजर्वायर को कंट्रोल करके। आज जन्माष्टमी के दिन हम सब अर्जुन के कृष्ण बन के आए हैं, अर्जुन के कृष्ण बन के आए हैं मार्गदर्शन करने। बिल्कुल बच्चे, याद रखना एक लाइन है, अगर अर्जुन बनना है तो पूरी कथा सुने, अगर अर्जुन बनना है तो पूरी कथा सुने, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु बन जाएंगे। तो आपको अगर समझना है तो पूरा समझो, अधूरे से फिर क्या है? अभिमन्यु की तरह मृत्यु निश्चित होती है। कुरुक्षेत्र में आप चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकते। पूरी कथा सुनने वाले ही अर्जुन बनते हैं। ठीक है बच्चे? चलो, मैंने कहा ठीक है सर, और बताइए। आपने कहा सर एक बात बताओ, हाँ इसके बारे में क्या था? मैं कहा नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया, ये मैं जो जितनी चीजें बोल रहा हूँ प्लीज इसको ध्यान रखना। मैं क्यों तुमसे बोल रहा हूँ? इस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। 50 से क्लास हुई होंगी हेल्थ प्रोग्राम पे, जो पीडिया वाला देगा ना वो कंटेंट बहुत डिफरेंट है। इस क्लास में इतने प्रोग्राम कवर हो जाएंगे विद एमसीक्यू कि तुम्हें दोबारा प्रोग्राम पढ़ने नहीं पड़ेंगे और प्रोग्राम खत्म यानी आधी कम्युनिटी खत्म। अच्छा बताओ सर, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में हम लोग किस पे ध्यान देते हैं? ये किस पर बेस्ड होता है? याद रखना, बेस्ड ऑन इंडोर, बेस्ड ऑन इंडोर रेजिडुअल, बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिडुअल स्प्रेइंग, रेजिडुअल स्प्रेइंग ऑफ विद डीडीटी। डीडीटी से क्या करना होता है? इसको स्प्रे करना होता है। आपने कहा कैसे करते हैं सर? क्या रेशो रखते हैं? 1 ग्राम, 1 ग्राम रखते हैं पर मीटर स्क्वायर सरफेस, पर मीटर स्क्वायर सरफेस के लिए 1 ग्राम रखते हैं डीडीटी, और इसे साल में 2 बार करते हैं, तो ट्वाइस इन ए ईयर। एग्जाम में पूछेगा ये वाला डेटा, क्या करते हैं? डीडीटी। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर फिर तो अच्छी बात है, इसको रूल आउट कर दिया, इसको हटा दिया और इसकी जगह दूसरा आ गया। क्वेश्चन है कब हटाया? जब दूसरा आया कब हटाया? 1958 में। और क्योंकि 1958 में क्या गया था? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो इसको हटा दिया बेचारे गरीब को। समझ में आ रहा है? तो इसे रूल आउट कब किया गया है? 1958 के अंदर। अब और चीजें देखो, कोई ना शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, इसे लिख लो 5 स्टार। मैंने कहा सर 1958 में कौन आ गया था? मैंने कहा उसकी जगह नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की जगह आ गया था नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। मैंने कहा तो ये भी रिप्लेस्ड हो गया। अच्छा, ये भी रिप्लेस्ड हो गया, ये भी रिप्लेस्ड हो गया। किससे? नाम सर नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। किससे हुआ? नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। और ये कब मैंने बताया था? अभी बताया 1999। फिर इसकी जगह आ गया ये, कहते हैं ना एक के बाद एक आते रहते हैं, प्रोग्राम में चेंज आते रहते हैं। क्या आपको समझ में आया मलेरिया के बारे में? जो जो चीजें मैंने बताई आपको इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चे, सर जब भी जन्माष्टमी वाले दिन क्लास हुई हिस्टोरिकल हुई है, बिल्कुल बेटा हिस्टोरिकल ही होगी। बस चीजें ऐसी हैं कि आप उन हिस्टोरिकल में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और मेहनत करिए, अच्छे से अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है? मैंने कहा और बताओ, 2 प्रोग्राम हो गए, मैंने कहा डन। और बताओ नंबर 3, नंबर 3 पे नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। क्या है? नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम ये कब हुआ? 1954 के अंदर। कब हुआ? 1954 के अंदर। क्या पर्पस था इसका? ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना और बेसिक सैनिटेशन देना। तो इसका ऑब्जेक्टिव था सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सबको अच्छा शुद्ध पानी मिलेगा
ड्रिंकिंग वाटर एंड क्या था, मेंटेन बेसिक सैनिटेशन, जो बेसिक सैनिटेशन है वो मेंटेन रहे। ये था इसके ऑब्जेक्ट, किसके, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम के। इसका ये करके आप क्या चाहते थे, मैं चाहता था कि वो वाटर बॉर्न डिजीज हैं वो कम हो जाए, तो डिक्रीज हो जाए क्या, वाटर बॉर्न डिजीज, जो पानी से फैलती हैं वो डिजीज कम हो जाएंगी अगर आप सेफ वाटर पानी को पिलाने को दोगे इंसान को। आपने कहा जैसे कॉलेरा के चांसेस कम हो जाएंगे, टाइफॉइड के चांसेस कम हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, डायरिया के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी अगर आपने सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीने को दिया। और कब आया, 1954 में। कब आया बेटा, 1954 में। क्या इतनी सी बात समझ आ गई आपको? चलो, अब आपने कहा सर इसका फिर क्या हुआ बाद में, इसका भी कुछ चेंज हुआ होगा। हाँ, क्या चेंज हुआ है वो देखिए। इसने क्या किया कि ये प्रोग्राम बाद में जोड़ दिया गया, लेटर इंटीग्रेटेड, यानी इसे जोड़ दिया गया इंटीग्रेटेड, और किसमें जोड़ दिया गया है बाद में इसको, एक्सेलरेट रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, ARWSP, इसमें इसको ऐड कर दिया गया। नाम क्या है, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। और कब किया गया, इन 1972-73, 1972-73 के अंदर इसको इसमें मर्ज कर दिया गया। क्या नाम था प्रोग्राम का, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। ये है, क्लियर बात है। बाद में इसको मर्ज कर दिया गया, ये भी मर्ज हो गया। अब आपने कहा ये किसमें मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। किसमें हो गया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इसमें ये मर्ज हो गया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम में मर्ज हो गया। और ये कब हुआ, आंसर है 2009 में। कब हुआ, 2009 में। और अब ये किस में मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया जल जीवन मिशन में। जल जीवन, ये तुम्हें सब याद रखना है, जल जीवन मिशन में ये मर्ज हो गया। और ये कब मर्ज हुआ है जल जीवन मिशन के अंदर, 2019 के अंदर। तो ये मर्ज हो गया इसके अंदर। तो चीजें देख रहे हो किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। नेशनल वाटर सप्लाई आया 1954 में, ये मर्ज हो गया ARWSP में, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम 1972-73, वो मर्ज हो गया नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम में 2009 में। और 2009 वाला मर्ज हो गया 2019 में, क्या किस नाम से, जल जीवन मिशन के नाम से प्रोग्राम। समझ रहे हो बात की गंभीरता को, ऐसे नहीं है कि आए मुंह उठा के कुछ पढ़ा के चले गए ना, काम आएगा आपको ये। क्लियर बच्चों, यहां तक आगे चलो। ठीक है, चलो कितने प्रोग्राम हो गए, 3। और बताओ सर और कौन सा प्रोग्राम इसके बाद, नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। कौन सा है, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो 4th नंबर पे है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम ये कब लॉन्च हुआ, 1955 के अंदर। कब लॉन्च हुआ, 1955 के अंदर। बाद में इसको इंटीग्रेटेड कर दिया, इंटीग्रेटेड जोड़ दिया, किसके साथ जोड़ दिया, अर्बन मलेरिया स्कीम में, अर्बन मलेरिया स्कीम में ऐड कर दिया इसको। और इसे कब ऐड किया है बच्चे, 1978 के अंदर। कब किया, 1978 के अंदर। आपने कहा क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी हमने, स्ट्रेटेजी क्या थी इसके अंदर जो हमने बता रहे हैं आपके, इसको कंट्रोल कैसे किया हमने। पहला था एंटी लार्वल ऑपरेशन, जो लार्वा है उसके विरुद्ध काम करना है, तो एंटी लार्वल ऑपरेशन पहली चीज। फिर है सोर्स रिडक्शन, जहां से ये डेवलप हो रहे हैं उसको हटाना, सोर्स रिडक्शन। फिर है डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोफाइलेरिया कैरियर, जो माइक्रोफाइलेरिया होते हैं उनको कैरियर कौन कौन करता है, उनको डिटेक्ट करना और उनका ट्रीटमेंट करना। तो डिटेक्शन हो रहा है, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोफाइलेरिया कैरियर्स, इनको डिटेक्ट करना और इनका ट्रीटमेंट करना। और फिर लास्ट में IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके द्वारा कंट्रोल करना। तो ये स्ट्रेटेजी है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। ये क्या है, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। क्लियर, समझ आ रहा है। सर मैंने 2 साल में आपकी जन्माष्टमी क्लास देखी है और उन सब में से हर साल भर क्वेश्चन आए हैं। तो भाइयों भी अटेंशन टाइम, आज भी क्लास बिल्कुल, अरे कृष्ण भगवान की देखो, आज भगवान है आप लोगों के साथ, आप तो मेहनत करो बस। पिछले 3 साल से मैंने आपको जन्माष्टमी क्लास लेते हुए देखा है, ये दिन भी आप हमेशा हमें देते हो। सबसे बड़ी पूजा है कर्म पूजा, और कर्म अच्छा करो तो सब बढ़िया होता है। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलें। समझ आ रहा है बच्चे इतना। अगला बताओ, अगला है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम।
नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। मैंने कहा ये कब आया सर? ये भी 1955 में आया। ठीक है, क्यों आया? रिमूव करना है लेप्रोसी को देश में से हटाने के लिए आया। मैंने कहा ठीक है, 1950, समझो ये जो प्रोग्राम है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये 19 बाद में 1983 में रिप्लेस हुआ। कब हुआ? 1983 में रिप्लेस हुआ। इन 1983 इट वाज कन्वर्ट इन नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेट प्रोग्राम। तो ये जो है प्रोग्राम 1983 में किसमें हो गया कन्वर्ट? तो ये प्रोग्राम किसमें, कंट्रोल प्रोग्राम किसमें चला गया? इरेडिकेशन में। कब चला गया? 1983 में। क्लियर है ना? 1982 के अंदर एमडीटी थेरेपी इंक्लूड करी गई। एमडीटी थेरेपी इंक्लूड डेप्सोन, इसमें डेप्सोन को ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 1982 में मल्टी ड्रग थेरेपी के अंदर डेप्सोन को डाला गया। किसको डाला गया? डेप्सोन को, जो मेन ड्रग होता है लेप्रोसी के लिए। कोई पूछा जाए मोस्ट कॉमन ड्रग कौन सा है लेप्रोसी के अंदर, तो वो होता है डेप्सोन। कौन सा होता है? डेप्सोन। वाला कहां तक जाए, कहीं तक चला ही जाएगा। क्लियर है? आगे चलें। ओके, और क्या इसके बारे में बताइए, और क्या है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में और बताइए। इसका जो साइन है ना वो लोटस होता है, देखा होगा आपने, साइन इसका लोटस है, लोटस गुलाब। ठीक है बच्चे, मैंने कहा ठीक है, साइन में लोटस आता है, हाँ याद रहेगा। इसे मत भूलना, ये 5 स्टार है। बताओ सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं बहुत जहाँ स्लो होता हूँ उसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं लेप्रोसी के, उनको इंसेंटिव देते हैं। क्या देते हैं? इंसेंटिव। इंसेंटिव मैंने कहा पर्सन को, हाँ आपने कहा कौन से पर्सन को? जिनका अंडरगोन, जो चीज़ें अंडरगोइंग, जिनका सर्जरी हो रही है, अंडरगोइंग मेजर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। मेजर लेप्रोसी की सर्जरी करनी पड़ती है तो मेजर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी चल रही है, उनको इंसेंटिव देते हैं गवर्नमेंट और एनजीओ के द्वारा। कितना है? आंसर है 8,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है सर। आपने कहा और जहाँ ये सर्जरी हो रही है इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर भी फंड दिया जाता है। तो मैंने कहा ये तो किसको मिल रहा है? पर्सन को। सुनना साहब, समझना, इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये सर्जरी हो रही है उसमें 5,000 रुपये दिए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? सप्लाई लाने के लिए और मटेरियल खरीदने के लिए, इस सर्जरी के लिए। इस सर्जरी के लिए जो सप्लाई चाहिए और जो मटेरियल चाहिए, इसके लिए उनको फंड दिया जाता है हर सर्जरी का 5,000 रुपये। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो याद रखिएगा जो चीज़ें मैंने बताई हैं। मैंने कहा ठीक है, इंसान को 8,000 है और हॉस्पिटल में और जहाँ पे हो रहा है वहाँ पर इसमें 5,000 रुपये देते हैं। फिर इसमें एंट्री होती है आशा की। बहुत धीरे बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। फिर इसमें एंट्री किसकी होती है? आशा की। अब आशा क्या करती है? बिल्कुल डोर टू डोर काम करती है, तो वो बहुत जल्दी पहचान लेती है, डिटेक्शन करवाती है और ट्रीटमेंट करवाती है। तो आशा हेल्प करती है इन केस डिटेक्शन, केस डिटेक्शन में हेल्प करती है और उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है। तो आशा को भी पैसे बनते हैं। आशा वैसे भी नोट छाप रही है, कम्युनिटी में बहुत नोट छापे आशा ने। आपने कहा सर बताओ इसे कितना दिया जाएगा इस केस के अंदर? याद रखिएगा आशा को इस केस में ऑन द, अगर डायग्नोस कंफर्म हो जाए कि जिसको पकड़ के बुलाई है, बता रही है कि इसको लेप्रोसी है, उसको सच में लेप्रोसी निकली, कंफर्म हो गया, तुरंत 250 रुपये का पेमेंट हो जाना चाहिए। कंफर्म होते ही 250 रुपये। अच्छा। और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने पे, ट्रीटमेंट कंप्लीटेड होने पे कितने देंगे? उस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सी वाली लेप्रोसी है। एक होती है पॉसी बैसिलरी, कौन सी होती है? पॉसी बैसिलरी। और एक होती है मल्टी बैसिलरी। एक कौन सी होती है? मल्टी बैसिलरी। मैंने कहा ठीक है, पॉसी बैसिलरी और मल्टी बैसिलरी। पॉसी बैसिलरी में 400 रुपये का भुगतान किया जाता है ट्रीटमेंट होते ही, और मल्टी बैसिलरी में 600 रुपये का किया जाता है। तो काम सीधा हो गया, 250 तो मिलकर डायग्नोसिस होते पे और ट्रीटमेंट मिलकर 400 अगर पॉसी है, और मल्टी पे मिल जाएंगे 600। ये आशा की कमाई हो गई, याद रखना। 2,000 रुपये नहीं होते पे। कोटावासी, गॉड ब्लेस यू बेटा। कोटावासी को नाम सुन के बड़ी खुशी होती है। कोटावासी वॉज कॉन्स्टेंट इन माई कमेंट बॉक्स टिल, मैंने जब से ये स्टार्ट किया है, जीएनोमिक स्टार्ट किया था मैंने, तब से बच्चा रेगुलर मेरे कमेंट बॉक्स में था। और मैं इसका नाम मुझे बड़े बड़े लगा, कोटावासी। तो ये भी बड़ा निराश था, इसे फिर लगता था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा सर, बहुत दिन हो गए हैं, और कहा था इससे कि होगा एक दिन, 100% होगा, तो रुकना मत, तेरा सिलेक्शन होगा, 100% होगा। मेरी पुरानी कोई क्लिप मिल जाएगी कोटावासी को बोलते हुए कि तेरी सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, बस मेहनत मत रोक देना। जिस दिन मेहनत रुक गई उस दिन दिक्कत हो जाएगी। ए दीपिका, तूने सारे जोड़ दिए क्या? तू भी रतौंदी है क्या, अंधी? एक इनमें से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते कि इधर पॉसी बैसिलरी और इधर मल्टी बैसिलरी। इधर के 600 ले लिए, इधर के 400 ले लिए, डायनोस के 250 ले लिए, उसे जोड़ के सारे कर दी ना औरतों वाली बात, कर दी ना औरतों वाली बात। पैसे पे ध्यान दिया ना तूने। एक है, या तो उसे पॉसी होगा या मल्टी होगा।
नर्सिंग वन, गॉड ब्लेस यू बच्चे। जय बाबा की। देख रहे हो भैया जी कैसे आसान नोट छाप रही है, गरीब है भैया जी। मुझे नोट छाप रही है भैया, सारे जोड़ दिए उसने तो। विकास प्रजापति, गॉड ब्लेस यू बेटा। अरे आ रहा है क्या? तो लेप्रोसी के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? ए सुन टिंकू, सर मल्टी और पॉसी कैसे करते हैं? जब कोई लेप्रोसी पढ़ाएगा कम्युनिटी वाला तो उसमें सारी चीज़ बताएगा। मैं डिजीज पढ़ाने आऊँगा तो प्रोग्राम कभी नहीं होंगे, ठीक है? चिल कर तू। अच्छा तो और बताओ, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये क्या है? नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, इतना बड़ा नाम। मैंने कहा तुम बताओ क्या नाम है? मैंने कहा मैं तो याद कर लिया, मैंने तो रट लिया भैया अच्छे से। क्या कि नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। हो गया याद? सर इतनी जल्दी कैसे याद हुआ? तो तू क्या समझ रहा है? बहुत तेज काम है, बहुत दिमाग तेज काम कर रहा है मेरा आज, फास्ट है टोटली, भगवान की तरह से निकल रहा है जो निकल रहा है, ये मान के चल तू। मैंने कहा अच्छा कब आया ये? मैंने कहा 1962 में। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं क्या? बहुत अच्छे से। क्या आया था 1962 में? आया था नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम। क्या आया? नेशनल गॉइटर। इसको हटा देता हूँ, केस कर देंगे कि ये आपने बताया था, मैंने नहीं बताया। इधर जाओ, नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम ये आया 1962 में। तो ये बीमारी कब आई थी? हाँ ये बीमारी आई है 1992 में। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। सर क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? आयोडाइज साल्ट आपको इसमें देना है, आयोडाइज साल्ट, आयोडाइज्ड साल्ट देना है, नमक जिसमें आयोडीन हो। फिर क्या करनी है उसकी? मॉनिटरिंग। क्या करनी है? मॉनिटरिंग। फिर क्या देखना है? सर्विलेंस। क्या करना है उसका? सर्विलेंस। क्लियर है? और फिर करना है मास कम्युनिकेशन। क्या करना है? मास कम्युनिकेशन। आई होप आपको याद रहेगा ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको। आपके आशीर्वाद से जिस फील्ड में मैं फॉर्म भरा हर जगह सिलेक्शन मिला है, धन्य हो गुरुदेव। अब्दुल करीम, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहे जिंदगी में। सही, बाकी बच्चों को भी मोटिवेट करो सिलेक्शन के लिए, तुम्हारी प्रेजेंस ही बहुत जरूरी होती है। और तुम जो जिस मुकाम पे हो, तुम्हारे छोटे भाई बहन भी उस मुकाम पे पहुंचे हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना किया करो उन बच्चों की। ठीक है सर, मैं करता, याद रहेगा बेटा। ओके, अब आपने कहा सर और क्या क्या इसके अंदर, और हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर? अब मैं बताता हूँ क्या है इसके मेन है। बैन कर दिया जाएगा नॉन आयोडाइज्ड साल्ट को, देश में नहीं बिकेगा बिना आयोडीन वाला नमक, बैन। अच्छा मैंने कहा और क्या है सर इसमें? इसमें है यूनिवर्सल साल्ट, यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन, यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन यानी यूएसआई। आपने कहा इसमें क्या होता है? अब मैं जो बात बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। प्रोडक्शन लेवल पे और कंज्यूमर लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे और कंज्यूमर लेवल पे आयोडीन के बारे में ध्यान रखना है आपको। अरे है ना? किस किस के बारे में? प्रोडक्शन और कंज्यूमर लेवल पे। प्रोडक्शन लेवल पे ये ज्यादा और इक्वल होना चाहिए 30 ppm पार्ट्स पर मिलियन। अरे हाँ है ना? और कंज्यूमर लेवल पे ये कितना होना चाहिए? मोर देन इक्वल 15 ppm। तो मिनिमम कितना होता है? 15 कंज्यूमर लेवल पे। मनीषा मोटिवेशन, गॉड ब्लेस यू। सुमन सोनी, क्या करूं बेटा? कोटावासी आपके आशीर्वाद से इस नोट से रेलवे डेसी सब में हो गया, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहे। ठीक है बच्चे, तो प्रोडक्शन लेवल पे 30 होता है, कंज्यूमर लेवल पर 15 होता है। प्रोडक्शन लेवल पे 30, कंज्यूमर लेवल पे 15। क्लियर है? भावना सबको आशीर्वाद है बेटा। ठीक है चलो, और कुछ बताओ सर इसके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ पता है क्या? एक चीज़ है हमेशा याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ वो पूछेगा कि ये प्रोग्राम किसके अंडर आता है। अगर उसने ऐसा पूछा आयोडीन वाला, तो ये किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंदर आता है। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर एक बात बताओ, आयोडीन एडुकेट ली जा रही है, आयोडीन है जो एडुकेट है या नहीं है, एडुकेट है या नहीं, इसका पता कैसे लगेगा? आप देखिए मीडियन मीडियन यूरिनरी मीडियन यूरिनरी आयोडीन, अगर उसकी आयोडीन जो है अगर वो ढंग से ले रहा है तो उसकी यूरिन में भी आ रहा होगा, और यूरिन में मोर देन 100 माइक्रोग्राम पर लीटर आ रहा है आयोडीन, तो समझ लीजिएगा उसके खाने में आयोडीन सही है। तो एडुकेट आयोडीन का पता कैसे लगाते हैं? उसकी यूरिन आयोडीन को चेक करके, और मोर देन 100 माइक्रोग्राम पर लीटर आए, इसका मतलब उसके खाने में, उसके नमक में आयोडीन उपयुक्त है। क्लियर है?
एम आई राइट? सीमा लव फ्रॉम ओडिशा बच्चे, गॉड ब्लेस यू बेटा। सीमा का तो हो गया ना बच्चे, आरआरबी में हुआ है ना सीमा? ठीक है, अगला बताइए सर, अगला प्रोग्राम कौन सा है? नेक्स्ट है आईसीडीएस। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की। क्या है बच्चे? इंटीग्रेटेड। उस दिन मैंने सब कुछ बताया था भूरा भाई कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, फिर वापस से बार बार क्यों कर रहे हो एक ही चीज़ को? बेटर है पढ़ने पे ध्यान दो। मेरी याद तो अभी मेरी पिछली क्लास जो मैं ली थी उसमें पढ़ा, बता के तो गया था मैं क्या क्या लिया पढ़ना है आपको इंपॉर्टेंट, फिर कोई चीज़ें आ रही हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आईसीडीएस क्या होता है सर? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम कहते हैं। ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई है 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के समय 1975 में इसको लॉन्च किया गया। मैंने कहा इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मिनिस्ट्री पूछ चुका है एग्जाम में, इसको बना लीजिएगा स्टार। तो बताइए सर मिनिस्ट्री कौन सी? इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसकी? आईसीडीएस की। और सर विलेज लेवल पे इसे कंट्रोल कौन करता है? विलेज लेवल पे इसको कौन कैरी आउट करता है? विलेज लेवल पे कौन, किसकी जिम्मेदारी है इसकी सर्विसेज को पहुंचाने की? आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं। मैंने कहा आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर पर आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं। मैंने कहा आंगनवाड़ी वर्कर भी होते हैं और हेल्पर होते हैं। मैंने कहा हेल्पर्स भी होते हैं। इनकी जिम्मेदारी है विलेज लेवल पर इस स्कीम को कैरी आउट करने की। ये बड़ा बढ़िया सवाल है, मैं वही तो तुमसे कह रहा हूँ, ये पूरी स्कीम आंगनवाड़ी के आसपास घूमती है आईसीडीएस। सर इसके बेनिफिट किस किस को मिलते हैं? कहीं से आनंद जय बच्चे, गॉड ब्लेस यू भाई मीडिया वाले। क्या हुआ बम बहादुर को? भाई तू खान सर से पढ़ ले। किस हुआ खान सर को? क्या हुआ? अरे खान सर बहुत बड़े आदमी है, मैं बहुत छोटा आदमी यार, क्या हो गया? खान सर के बीच में क्यों ला रहे हो? गरीब आदमी के सामने मारोगे मेरे को? हैं? क्या किया खान सर ने? अरे वो इतने बड़े आदमी हैं भाई, इतने नेक आदमी हैं, उनको बीच में क्यों ला रहा है? ऐसे मत करो, छोटे लेवल पे मत लाओ बड़े आदमी को। यति शर्मा चांस मुश्किल है बेटा, अगले एग्जाम की तैयारी कर। मिल गया आंसर? ठीक है चलो। आशा इन आईसीडीएस, तू ऐसा कर, तू आशा, अच्छा आशा नहीं छूट रही तेरी ना, कोई बात नहीं। चलिए बच्चे, तो आंगनबाड़ी। अब आपने कहा सर एक बात बताओ, इसमें कौन कौन से हैं जिनको टारगेट किया गया है? आईसीडीएस के टारगेट ग्रुप कौन कौन से होते हैं जिनको इसमें बेनिफिट मिलता है? तो पहला तो होता है चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। आपने कहा कौन से? 0 से 6 साल वाले, ठीक है। फिर आती है प्रेग्नेंट लेडी, मैंने कहा ठीक है। फिर आती है लैक्टेटिंग मदर, मैंने कहा ठीक है। फिर आती है एडोलसेंट गर्ल। ये 4 हैं इसके टारगेट आईसीडीएस के। नहीं है मेरे पास कोई सजेशन नहीं है ट्यूटर के लिए, तो तुझे अगर यहाँ काम चल रहा है तो प्लीज़ देख ले, नहीं तो बेटा तू वेट कर ले बाद में, ठीक है? या तो वो पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ये चुनना हो रहे हैं ना, इनमें घी लगाओ और बढ़िया है, जो घी लगाने से चुनना कम हो जाते हैं। तो या तो मुझे डिस्टर्ब मत करो कमेंट कर करके, समझ रहे हो तुम? क्योंकि मुझे लंबा जानना है तो मैं क्या, तुम तो खा के फैल गए होंगे। मेरे को इस क्लास को तैयार करने में कितना समय लगा है और कितने टीचर ने हेल्प करी, पता? डागो सर ने बहुत हेल्प करी इस क्लास के लिए, जो हमारे सीएचएन के टीचर हैं। तो इतनी मेहनत से बनाई गई क्लास है, डेटा रेक्टिफाई करके दिए जा रहे हैं, अप टू डेट चीज़ें दी जा रही हैं। सर वो बता दो मेरे को, वो ट्यूटर का, फिर बोले कलेक्टर का बता दो, तो मैं पढ़ा लूँ? ज़्यादा चल रहे तो मेरे को मैसेज कर दिया करो इंस्टाग्राम पे, दे दूँगा रिप्लाई टाइम होगा तो। सुन नहीं रहे मेरी बात को, फिर कहते हैं सर डांटता है आदमी। ये डांट नहीं रहा बच्चे, प्यार से कह रहा हूँ, ठीक है? क्या मत कर, वहाँ कर लेना, ठीक है बेटा? आज डांटेंगे नहीं किसी को, ठीक है भैया जी? चलूँ आगे, थैंक यू। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ? तू सब्जेक्ट मत पढ़, तू चुल्लू और पानी में डूब के मर जा। सब्जेक्ट के लायक सब्जेक्ट सेक्शन मत पढ़। तू सूरज सिंह, तू तो ऐसा कर, ऐसे हाथ में लियो पानी, इसे कहते चुल्लू, उसमें नाक डाल के 2-3 बार खींच दे ऊपर, तो खत्म थे सब्जेक्ट वब्जेक्ट की सारी सुविधाएं खत्म। तो ये कैसा रहेगा? तो देखो ऐसा है भैया, तो मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए, सब्जेक्टिव बता दिए कौन कौन से हैं। और कोई बचा है? सबकी खास मैंटी दी? अच्छा, और बता देना कोई दिक्कत हो, आधी रात तुम्हारे लिए तैयार हूं मैं। तो यार पढ़ाने नहीं देते। कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ? फिर कहेंगे बेकार मास्टर है, मैं तो बेकार ही ठीक हूँ, मेरे को नहीं चाहिए मेडल।
सर इसमें क्या देते हैं? मैंने कहा न्यूट्रिशन देते हैं। क्या देते हैं? न्यूट्रिशन। मैंने कहा कितना देते हो? देखो चाइल्ड जो है ना, बच्चा, मैंने कहा किसको? अप टू 6 साल। अच्छा अच्छा, इसे क्या देंगे? 500 किलो कैलोरी प्लस 12 से 15 ग्राम प्रोटीन पर डे। ओके, मैंने कहा दे देंगे। सर अगर माल नरिश्ड बच्चा हो तो? माल बच्चा नहीं है, माल नरिश्ड बच्चा है भैया, पूरा नहीं लिख पा रहा, कितना लिखूं मैं? तो इसको 800 किलो कैलोरी देते हैं कि माल बच्चा था सर। नहीं, माल बच्चा नहीं है। 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पर डे। वो महिला प्रेग्नेंट है? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ? लैक्टेटिंग भी है? मैंने कहा हाँ, दो प्रेग्नेंट है तो बाद में लैक्टेटिंग भी हो ही जाएगी। इसको कितना दूँ सर? 600 किलो कैलोरी प्लस 18 से 20 ग्राम प्रोटीन पर डे। तो याद रखना, काम आ जाए क्या पता बुरे वक्त में, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। प्रशांत पंडित भाई, इनके पेट में चूने काटते हैं। चूने पेट में नहीं काटते प्रशांत, तो भी मंदबुद्धि है। चूने की जगह अलग होती है, समझाओ इसको। चलें? चलो ठीक है। सर आईसीडीएस प्रोग्राम के अंदर 6 सर्विसेज होती हैं, 6 सर्विसेज। सेक्सी। तो 6 सर्विसेज कौन सी होती हैं वो देखिए। अब आपने कहा बताइए, मैं नाम बता रहा हूँ तो ध्यान सुनिएगा। और किससे देंगे? आंगनवाड़ी सेंटर से दिया जाएगा, आंगनवाड़ी सेंटर से। ठीक है, वन बाय वन करके। सबसे पहले सप्लीमेंटेशन। किसका सप्लीमेंटेशन? न्यूट्रिशन का। एक तो ये काम है, डन। और बताइए, हेल्थ चेकअप। पूछ लेना, कोई पूछना हो तो बीच में, ऐसा नहीं है, पर क्वेश्चन इसी से पूछना, ठीक है? मैंने कहा ठीक है। इम्यूनाइजेशन, ये भी मैंने कहा इसी में आता है। हाँ, इम्यूनाइजेशन। निम्न में से कौन सा आईसीडीएस में नहीं आता? तो पता होना चाहिए कौन सा आता है। मैंने कहा ठीक है। रेफरल सर्विसेज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, प्रोग्राम एजुकेशन, सॉरी, अरे हाँ है ना। मैंने कहा और प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये 6 सर्विसेज हैं जो आईसीडीएस में इन्वॉल्व होते हैं। ये 6 सर्विसेज हैं जो आईसीडीएस में इन्वॉल्व हैं। अविनाश परदेश भाई जी, आपकी एनर्जी से लगता है गॉड की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर। इतने बिजी शेड्यूल होते हुए भी हम लोग के लिए इतना करते हो, तो भी तुम नहीं मानते ये मेरे को, तब भी तो परेशान करते, समझ ही नहीं रहे। क्लियर है? अरे पेट भर के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में, ये पेट भर के। और दुख तब होगा जब यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो यार कोई किसी के पास नोट्स हो तो दे देना। अब इसका पीडीएफ सर्कुलेट होगा, और पीडीएफ जिसने बांटा ना किसी को बना के, कृष्ण भगवान उसका सिलेक्शन मत करवाना कभी। बंसी वाले, जिसने इस क्लास का पीडीएफ बांटे ना ग्रुप में कहीं भी, उसका सिलेक्शन मत करवाना। अब बेटा तू बांटो पीडीएफ। दिनेश मीना, गॉड ब्लेस यू बेटा, आपकी वजह से मुंबई में सिलेक्शन हो गया आरआरबी में। खुश रहे बेटा, जीता रहे। हरेंद्र, गॉड ब्लेस मुझे। अगर पहले से सिलेक्शन हुआ हो तो उसको टर्मिनेट करवा देना, नौकरी से हटवा देना, कोई भी बहाना करके। और बताओ। ओम भट्ट स्वाहा। हो गया बेटा, ओम भट्ट स्वाहा हो गया, ठीक है, याद रहेगा। मैंने कहा आंसर। और बताओ इसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट आ रहा है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। क्या आते हैं? नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। ये सुनो, 5 स्टार, मैं गारंटी से दे रहा हूँ ये एग्जाम में क्वेश्चन देगा आपको। आपने कहा क्यों? इसमें कुछ खास चीज़ है, बताइए कौन कौन से हैं? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम और मिड डे मील प्रोग्राम। ये है इसके अंदर मेनली। तो मैंने कहा ठीक है, वन बाई वन, वन बाई वन करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान से तो सुनते जाइएगा। सबसे पहले अप्लाइड, अप्लाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम मैंने कहा कब आया? 1963 में। कब आया? 1963 में। पायलट स्टडी हुई थी इसकी उड़ीसा में। मैंने कहा ठीक है।
ये पायलट स्टडी यानी इसको चेक करके देखा गया कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर। मैंने कहा ओके, उड़ीसा के अंदर। किस किस के लिए था? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए, प्री स्कूल चाइल्ड के लिए, एडोलेसेंट के लिए। ठीक है, मैंने कहा सर ये तो आईसीडीएस में भी होता है, इसलिए इसको मर्ज कर दिया, इंक्लूड कर दिया आईसीडीएस के अंदर। तो ये तो चैप्टर हो गया खत्म। मैंने कहा ठीक है सर। इसके बाद आया बी, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। मैंने कहा इसमें क्या बताया था? स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिनिमम नीड प्रोग्राम जो होता है वो 1970 से 71 में। मैंने कहा ठीक है सर। इसमें क्या था? इसको भी मर्ज कर दिया गया आईसीडीएस में, इसके पार्ट को भी किसमें डाल दिया गया? आईसीडीएस में। अरे हाँ है ना। अगर स्पेशल नीड प्रोग्राम में पूछा जाए न्यूट्रिशन कैसे देते हैं, न्यूट्रिशन कैसे देते हैं स्पेशल नीड प्रोग्राम में, तो बच्चे में 300 किलो कैलोरी करते हैं, 300 किलो कैलोरी प्लस 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। और प्रेग्नेंट वेमेन के अंदर और लैक्टेटिंग के अंदर इसे कितना बोलते हैं? 500 किलो कैलोरी प्लस 20 से 25 ग्राम। ये स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के डेटा हैं जिनको बाद में मर्ज कर दिया किसके अंदर? किसके अंदर? आंसर है दैट इज फॉर आईसीडीएस के अंदर। किसके अंदर बेटा? आईसीडीएस। देख बेटा, वाइव जो वीकली होता है, आयरन फॉलिक एसिड सर्विस वीकली होती है, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो जाना चाहिए वो 100 और 500 जाना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। अब तुम देख लो इसका क्या आंसर है। अब तेरी चलो खत्म हो गई, मैं आगे चलो। ठीक है बच्चे, मेरे हिसाब से 100 और 500 जानी चाहिए। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। कौन सा है? बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, बीएनपी। मैंने कहा ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये भी आईसीडीएस में चला गया। देख रहे हो तुम, ये सारे प्रोग्राम किसमें घुस गए? आईसीडीएस में। मैंने कहा ये इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हर बच्चे को 300 किलो कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन 300 दिन देते हैं। तो 300 दिन पर ईयर, एक साल के अंदर 300 दिन इसको देनी है बच्चे को, 300 किलो कैलोरी प्लस 8 से 10 ग्राम प्रोटीन इसको देनी है चाइल्ड को, बालवाड़ी प्रोग्राम में। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको? ये कब है, किसके बारे में? तो 1970-71 इसके भी डेटा वही रहेगा। अब आया बच्चे कौन सा? मिड डे मील प्रोग्राम। कौन सा आया? मिड डे मील प्रोग्राम। तो अब है नंबर डी पे मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम अभी हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम समझ आ रहा है? आपने कहा इससे और किस नाम से जानते हैं? इससे हम NPNPE इस नाम से भी जानते हैं, NPNSPE। आपका पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, इसे हम कहते हैं NPNSPE, इस नाम से जानते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। ये जो लॉन्च हुआ, ये कब लॉन्च हुआ? मिड डे मील प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था 15 अगस्त को, इंपोर्टेंट, 1995 में, और इसको रिवाइज्ड किया गया 2004 में। समझ आ रहा है बच्चे? क्लियर है नॉट? अनुज कुमार सेन आंसर दे तो दिया मैंने भाई साहब, याद रहेगा? इतना क्लियर हुआ? आपने कहा मिड डे मील चार्ट कैसा होता है? मिड डे मील चार्ट बताइए। मिड डे मील चार्ट, मिड डे मील चार्ट में जो सीरियल्स होते हैं, अनाज या फसल कहते हैं उसको हम, सीरियल्स कितना देना है? 75 ग्राम देना है पर डे देना है। अरे हाँ है ना। और पर चाइल्ड देना है, हर बच्चे को 75 ग्राम पर डे दिया जाएगा सीरियल्स। दाल कैसे दी जाएंगी? पल्स, पल्स दी जाएगी 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल कितनी दी जाएंगी? 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। ऑयल एंड फैट, ऑयल एंड फैट कितना दिया जाएगा? 8 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। नॉन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नॉन ग्रीन लीफी वेजिटेबल कितनी दी जाएंगी? आंसर है वही 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। अरे हाँ है ना। अब सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस प्रोग्राम को अब क्या कर दिया गया है? इस प्रोग्राम को अब चेंज कर दिया गया है। मिड डे मील प्रोग्राम को अब चेंज कर दिया गया, और चेंज करके इसे क्या बनाया गया है? पीएम पोषण अभियान, पीएम पोषण अभियान बनाया गया है इसे, पीएम पोषण अभियान। किसको? मिड डे मील को, प्रोग्राम को।
समझ आ रहा है बच्चे, नहीं आ रहा? पॉजिटिव ऑफलाइन ज्वाइन कैसे करें? आप आइए और दैट यू टेक द एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक डेटा फॉर द एग्जाम, दैट इज, और वो आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन। अब ऑफलाइन तो आपके घर नहीं आएगा, तो आपको इधर आना पड़ेगा। ठीक है बच्चे? क्या इतना समझ में आ गया? चलो अब अपने कसर कुछ चीज़ें बताइए जो मैं बताने जा, ये मैंने 5 स्टार बनाया था, आपको मैंने कहा था ये पूछेगा आपसे, मैंने कहा क्या क्या है बताओ, मैंने कहा इसके बारे में क्या क्या चीज़ हम जान सकते हैं। एक बात बताओ, पीएम, ये जो पोषण अभियान है, ये जो पोषण अभियान है कब आया था? तो पोषण अभियान आया था 2018 में। अरे हाँ है ना, मैंने कहा और पोषण अभियान 2.0 ये कब आया? पोषण अभियान 2.0 कब आया? अक्टूबर 2021 में। और इसका रिनेम्ड कर दिया, इसे नाम बदल दिया पोषण अभियान का, रिनेम्ड कर दिया। क्या कर दिया? पीएम पोषण अभियान, जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो पीएम पोषण कर दिया गया, पोषण अभियान का नाम कर दिया गया पीएम पोषण अभियान। और ये कब कर दिया गया बच्चे? आंसर है 2021 में अक्टूबर में। और कब आया? 2.0 आया था इस समय। ठीक है बच्चे? अब इसमें जो डेटा है सुन लेना, लेटेस्ट बता रहा हूं जो आज के टाइम पे है। क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम क्या हो गया? पीएम पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण शक्ति निर्माण, ये नाम हो गया इसका 2021 में। मैंने कहा ठीक है सर, अब क्वेश्चन सुनते जाना जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। पीएम पोषण या पीएम पोषण शक्ति अभियान के अंदर किस तरीके से आपको मेंटेन करना है प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंदर, पोषण के अंदर कैसे आपको डाइट का ख्याल रखना है, न्यूट्रिशन सप्लाई क्या है पर डे के हिसाब से, न्यूट्रिशनल नॉर्म क्या है, न्यूट्रिशन नॉर्म क्या है पर डे के हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लेटेस्ट है तो किताबों में शायद ही मिलेगा, बहुत मुश्किल है कि मिले, पर फिर भी याद रखना कि अगर प्राइमरी क्लास की बात की जा रही है और या अपर प्राइमरी की बात की जा रही है, तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी, तो 5वीं क्लास तक इसे प्राइमरी कहते हैं और 6 से 8वीं क्लास तक इसे अपर प्राइमरी कहते हैं। ठीक है सर? तो प्राइमरी में कैलोरी और प्रोटीन, प्राइमरी में कैलोरी और प्रोटीन लिखूं कि नहीं लिखूं बताओ? तुम बताओ लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? जल्दी बताओ, लिख दूं? लिखूं? हाँ, प्राइमरी में कैलोरी कितनी होनी चाहिए? 450। और प्रोटीन कितनी होनी चाहिए? 12 ग्राम पर डे। अपर प्राइमरी में कैलोरी 700 और कितनी होनी चाहिए प्रोटीन? 20 ग्राम पर डे। ये पर डे है। क्लियर है? याद रहेगा? हाँ, क्या बोलते हैं? हुआ कि नहीं हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, 450 है। चलूँ आगे? ठीक है भैया जी, जय बाबा की। और बताइए सर, अगला है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए मैंने कहा बताइए सर क्या है? 1963 के अंदर आया नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। फिर 1970 में आया नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट ब्लाइंडनेस, नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम फॉर अगेंस्ट ब्लाइंडनेस, ये आया 1970 में। 1976 में, ये एग्जाम में पूछ चुका है, 1976 में आया नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये आया 1976 में। मैंने कहा ठीक है, याद रहेगा, डन। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इसे हम किस नाम से जानते हैं? NPCB, इस नाम से जानते हैं, NPCB। मैंने कहा ठीक है, कब आया? 1976 में। ठीक है, याद रहेगा क्या? आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है, एक चीज़ बताऊँ,
नेत्र ज्योति प्रोग्राम कब आया? नेत्र ज्योति प्रोग्राम, नेत्र ज्योति प्रोग्राम आया 2022 से 25 के बीच में, एग्जैक्ट नहीं है पर इस बीच में था। मैंने कहा ठीक है। 2024 के अंदर WHO ने डिक्लेयर कर दिया इंडिया को ट्रैकोमा फ्री। खत्म, चलो अच्छा है। ट्रैकोमा फ्री लास्ट ईयर ही किया है जब तुम बिजी थे। गुड इवनिंग सर। आई सर, RSSB में PHN और स्टाफ नर्स में 2 का एग्जाम 9/6/25 को कंडक्ट हुआ था। उसकी आंसर की जो आया है वो टोटल रॉन्ग है, क्योंकि सबकी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन सेम सीक्वेंस है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, देखेंगे इस बारे में, बात करेंगे, कुछ कोई मिलेगा तो। ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ आया? ठीक है, अगला कौन सा है? काला अजहर कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है? काला अजहर कंट्रोल प्रोग्राम। काला अजहर कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ है 1991 में। ठीक है, क्या गोल है? कंट्रोल करना गोल है। इसका गोल कंट्रोल करना नहीं, सीधा इरेडिकेट करना है। इरेडिकेट करना सीधा ही, मैंने कहा जल्दी में, मैंने कहा इरेडिकेट करना है। कब तक चाहते हैं इरेडिकेट करना? 10 तक हो गया, अब ये पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, पर ऐसा था कि भाई कंट्रोल करना था, इरेडिकेट करना था 2010 तक। किसको? काला अजहर को। मैंने कहा ठीक है, कैसे करोगे? वेक्टर को हटा के, ट्रांसमिशन को हटा के, अर्ली डायग्नोस करके, ट्रीटमेंट करके, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके आप इसको हटा दोगे। तो मैंने कहा गोल था हटाने का, हटा नहीं है, नहीं हटा। मैंने कहा नहीं हटा। फिर क्या किया? फिर 2015 के अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2002 में आई थी, उसने गोल बनाया कि 2015 तक हटा देना, इसको इरेडिकेट कर देना। किसको? फाइलेरिया को। ये किसका गोल था? ये गोल था नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, कि 2015 तक हटा देना इसको। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? आपने कहा कैसे हटेगा सर? ये सिंगल डे, सिंगल डोज देना है। आपने कहा किसका देना है? आंसर दैट इज द लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। किसका देना है? लाइपोसोमल एम्फो। बेटा याद रखना, फिर बाद में कहते हो कि सर याद नहीं रहता। एम्फोटेरिसिन बी, इसका डोज देना है, सिंगल डे, सिंगल डोज। एक्वेरियस, इतना सारा डेटा बिना प्रिंटेड स्लाइड लाए पढ़ाना इन कमांडेबल एक्ट है। थैंक्स बच्चे। ये याद आपको क्या लगता है? चीज़ें पहले आप प्रिपेयर करते हो, फिर उसको मेमोराइज करते हो, देन यू डिलीवर द स्टूडेंट। स्लाइड पढ़ूँ ना तो मैं स्लाइड पूरी भर के लाऊँ यहाँ से, फिर फटाफट मैं स्लाइड को सिर्फ रीड करूँ, वो मेरा तरीका नहीं है पढ़ने का। तरीका ये है कि आपको चीज़ें जब बताई जाए, लव यू भाई, वॉच योर DSSB न्यू। अरे क्या बात है, DSSB लग गया देव, अच्छी बात बेटा। चलो, ये जो चीज़ें हैं ये मेमोराइज करनी पड़ती हैं। स्टूडेंट को कुछ देना है तो स्टूडेंट को लगना चाहिए कि टीचर ने हार्ड वर्क किया है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए, 2 क्वेश्चन लाए और पेल के चले गए, ऐसा नहीं होता। क्लियर बच्चों? मैंने कहा ठीक। चल आई मूव। अच्छा, और बताओ सर इसके अलावा। अगला है जापानीज एनसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। जापानीज एनसेफेलाइटिस कंट्रोल, जापानीज एनसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। मैंने कहा ये प्रोग्राम कब आया? 1978, 1978 में। आपका कंटेंट नेक्स्ट लेवल है, टू द पॉइंट। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको एग्जाम में आएंगी। गुड इवनिंग सर, राजस्थान PHN और स्टाफ। आप फिर तो बेटा एक बार बोल दो तो समझ नहीं आता, मैंने पढ़ लिया तेरा क्वेश्चन। अच्छा, ये क्या? जापानीज एनसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 1978 के अंदर, 1978 के अंदर है। मैंने कहा ठीक है सर, आया होगा। इसमें वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया। क्या स्टार्ट किया गया? वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया, इनिशिएट किया गया। मैंने कहा अच्छा, जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड किया गया है। मैंने कहा इसको ऐड किया गया है इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल में भी और इंद्रधनुष प्रोग्राम में भी, दोनों में शामिल किया गया है इसको। समझ में आ रहा है? मैंने कहा अच्छा, तो इसकी जो वैक्सीन है इसको इंक्लूड किया गया है, इंक्लूड किया है किस किस में? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में और मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में, दोनों में शामिल किया गया है। कब किया है? 2006 के अंदर, 2006 में।
भी आदम, गॉड ब्लेस यू बच्चे। सर ये सारे प्रोग्राम याद नहीं होते, कन्फ्यूजन होता है, तो फिर बात खत्म। मैं पढ़ा भी नहीं दूंगा और याद भी मुझे है ही, तो बस एक काम करना है, तेरे साथ ले चलियो एग्जाम में, तेरे बगल में बैठ जाऊंगा और टिक करता रहूंगा, ठीक है नीलिमा दास। और तो कोई तरीका नहीं है नीलिमा, सिवाय इसके अलावा कि मैं तुम्हारे साथ चल के तुम्हारा पेपर सॉल्व करूँ। तो अगली बार आप आ जाना, जयपुर सेंटर ले लेना, मुझे फ़ोन कर देना, सर मैं आ गया, मैं आ जाऊंगा आपके साथ, कि सर आप नहीं पढ़ाई थी और आप ही टिक करो। हमें तो याद नहीं होते हैं ये, जो सही है, क्योंकि सबको होते भी नहीं है, ये उन्हीं को होते हैं जिनके सिलेक्शन होते हैं, तो सबको याद नहीं होते। और या फिर ऐसा करो, ये मैं लिखा दूं ऐसे पानी में, है ना, ऐसे 4-5 पेज में, ऐसा है कि पानी में डुबो के रखना 2 दिन तक, उस पेपर को पानी में 2 दिन डुबो के रखना, और पानी जब 2 दिन हो जाए तो छान लेना हल्का सा, और फिर उसमें धीरे धीरे चम्मच से सुबह शाम 3-3 चम्मच लेना। तो सुबह शाम 3-3 चम्मच लोगे तो फिर ठीक चांस है कि तुम्हें याद हो जाए। देखो मेरे पास हर समस्या का समाधान है, आप बोल दिया करो कि सर याद नहीं हो रहा है, तो मैंने बता दी इसको कैसे लेनी है दवाई, हो जाएगी यार। वेरी गुड। अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो इस बात का वेट कर रहा है कि मैं तो हेल्थ प्रोग्राम के क्वेश्चन गलत होने के बाद टिक करूंगा, तो फटाक से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे तो दिल छोटा नहीं करते, खाली पेट लाना है, हाँ खाली पेट लोगे तो जल्दी असर करेगा, विद मील ले लो। वेरी गुड, चलो आगे, फिर ठीक है। आपने कैसे बताओ, जापानीज एनसेफेलाइटिस के कितने डोज दिए जाते हैं वैक्सीन के, तू बता, ये तो 10 बार बढ़ा चुके हैं। डोज देते हैं 2। कब देते हैं? एक तो देते हैं 9 महीने पे, और एक देते हैं 16 से 24 महीने पे। 2 डोज दिए जाते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस के। आपने कहा सर इसको रूटीन इम्यूनाइजेशन में कब से डाला गया है? रूटीन इम्यूनाइजेशन है इसको, रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंदर सुन लेना, फिर कहोगे कि भाई ने बताया नहीं, अप्रैल 2013 से रूटीन इम्यूनाइजेशन में आ गया है ये। कौन? जापानीज एनसेफेलाइटिस। दो हजार 16 में खाली, 2006 में खाली एंडेमिक एरिया थे वहीं देते हैं, 2013 के बाद अब सब जगह देते हैं। नहीं टारगेट टाइम से नहीं पता मुझे, वेट का नहीं पता ICDS के बारे में, ठीक है, थैंक यू। चलो अच्छा, अगला है डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम। डेंगू पढ़ना, डेंगू का फीवर नहीं है डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम। मैंने कहा ये कब आ गया था? ये बहुत पहले, तभी कब आया सर? ये आया था 1993 में, नेशनल डेंगू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, ये था वो, इस नाम से क्या था, नेशनल डेंगू कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड, नेशनल डेंगू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, इस नाम से था। और कब था? 1993 में, नेशनल डेंगू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। मैंने कहा ठीक है सर, एक बताओ नेशनल डेंगू डे भी होता है क्या? हाँ नेशनल डेंगू डे होता है। कब होता है नेशनल डेंगू डे? वो होता है 16 मई को। एंटी डेंगू मंथ कौन सा होता है? एंटी डेंगू मंथ कौन सा होता है? जुलाई। इसका वेक्टर कौन है? मच्छर। कौन सा मच्छर? एडिस एजिप्टाई। समझ में आ रहा है क्या है एडिस एजिप्टाई? ठीक है, इसे कहते हैं डे बाइटिंग मॉस्किटो, दिन में खाता है, रात को सोता है, इसको भी टाइम सही है। हाँ आ रहा है समझ में? क्लियर? देव ऑनलुकर को सब पता है बेटा, ही इज माई ओल्ड स्टूडेंट, ही नो विच थिंग इज गोइंग ऑन, चीज़ें कैसे बदलती है उसको पता है अच्छे से। चलो कोई बात नहीं, आपको भी समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, रुक जाओ। आपने कहा बताओ सर इसके अंदर क्या है? डेंगू के बारे में कंट्रोल प्रोग्राम जो आप कर रहे हो, मैंने कहा तो डेंगू के बारे में क्या क्या फीवर, क्या क्या में फीचर आते हैं? हेडेक होता है, फीवर आता है, मसल्स पेन होता है, रेसेज आ जाते हैं, जॉइंट पेन होता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है। मैंने कहा ठीक है। डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, DHF कहते हैं। मैंने कहा ओके। डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। मैंने कहा ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं, शॉक में चला जाता है डेंगू की वजह से व्यक्ति। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये दोनों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा
मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे में से बनेगा, अगर वो डीप पूछेगा, कोई विद्वान अगर पेपर बनाएगा तो उसमें से क्वेश्चन क्या लेगा, वो पूछेगा एलिसा बेस्ड, मेरे हिसाब से एलिसा बेस्ड जो एनएस फर्स्ट टेस्ट होता है, एलिसा बेस्ड एनएस फर्स्ट जो टेस्ट होता है, जो किट होती है, टेस्ट होता है, ये इंट्रोड्यूस किया गया इस प्रोग्राम के अंदर, और ये डिटेक्ट कर लेता है, ये डिटेक्ट कर लेता है किसको, डेंगू को। आंसर है आपने कहा कब, एट फर्स्ट डे ऑफ इन्फेक्शन, फर्स्ट डे ऑफ इन्फेक्शन, पहले दिन ही डिटेक्ट कर सकता है ये एलिसा बेस्ड एनएस फर्स्ट टेस्ट, मैंने कहा। और ठीक है, याद रखना इसको। पर अगर आईजीएम बेस्ड, आईजीएम कैप्चर एलिसा है, आईजीएम कैप्चर एलिसा टेस्ट है, ये कब डिटेक्ट करेगा डेंगू को, ये लेट डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है आफ्टर 5th डे ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के 5वें दिन के बाद ये डिटेक्ट करता है आईजीएम वाला। और एलिसा बेस्ड एनएस फर्स्ट जीन फर्स्ट टेस्ट करता है, वो कर देता है पहले दिन ही, तो याद रखिएगा। सब लोग फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता है, आज लोग क्लास पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहे कि मजे करने दो, एक दिन तो आता है, बिल्कुल कृष्ण भगवान का दिन है, आपको एंजॉय करना भी चाहिए। सौरभ राजकरण, गॉड ब्लेस यू बच्चे। चलिए बच्चे, चलो अगला है चिकनगुनिया। कौन सा है, चिकनगुनिया कंट्रोल प्रोग्राम। चिकनगुनिया में क्या होता है, चिकनगुनिया स्पेलिंग एक बार देख लेना, चिकनगुनिया कंट्रोल प्रोग्राम, चिकनगुनिया कंट्रोल प्रोग्राम। चिकनगुनिया कंट्रोल प्रोग्राम को अलग से नहीं चलाया जाता, ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आता है, 2006 में इसको चालू किया था, अलग से नहीं है। पर इस चिकनगुनिया का एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था इंडिया के अंदर। कब हुआ था, 2006 में हुआ था। बहुत से लोगों को हुआ था चिकनगुनिया, घुटने काम करना बंद कर गए थे। उसके बाद इसका दोबारा आउटब्रेक नहीं देखा गया। पर कोई पूछे इस चिकनगुनिया को अलग से कोई होता है या इसे किस में शामिल किया गया है, इससे किया गया है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। और कब इसको शामिल किया गया है, 2006 में, क्योंकि तब इसका आउटब्रेक हुआ था, फिर नहीं हुआ इसका आउटब्रेक। तो ये चिकनगुनिया किससे होता है, ये भी एडीज से ही होता है, एडीज एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिटस। एक तो एडीज एजिप्टाई और एक एडीज एल्बोपिटस, इन दोनों से होता है ये। क्लियर है, ठीक है। सर जी लेकिन आपके एफर्ट को सलाम है, सब भगवान आपकी सब इच्छाएं पूरी करें। नहीं वो तो ठीक है, आप लोगों का प्यार है। मैं एक बात बताता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने शायद कुछ ऐसी मजाक बोल दिया होगा, कंपाउंडर करके मैंने एक वर्ड बोल दिया था, तो इससे क्या होता है ना, वो ऑफेंसिव हो जाते हैं जो नर्सिंग ऑफिसर हैं। एक बात बताओ, मैं नर्सिंग का तो हूँ, मैं खुद को बोल रहा हूँ कंपाउंडर, बताओ क्या करना है, मेरे को नहीं बोलना खुद को नर्सिंग ऑफिसर। तो मैंने अगर किसी को ऐसे बोल दिया है तो हो सकता है तुम्हारी सो लग गई हो। माना मैं ये नहीं कि मैं देखो फिर बहुत क्लियर बताऊँ, हो सकता है कि तू किसी नौकरी में लगाओ एम्स में, हो सकता है तेरे को नौकरी मिल गई हो, घिस के मिली हो, रगड़ के मिली हो, धक्के खा के मिली हो, या जैसे भी तो रो धो के तेरे को नौकरी मिल गई, तो तू कोई तोप नहीं हो गया, तू मास्टर से ऊपर नहीं हो जाएगा ना। एक कहावत है जिसे बोल नहीं सकते, एनाटॉमिकली कुछ चीज़ें हमेशा नीचे होती हैं। तो ऐसा है कि तू फिर किसी को बोले नहीं, किसी को बोलो तुम कि उस मास्टर को तो वो तो एकदम बेकार मास्टर है, उसके इतने क्या भक्त बनना है तुमको। किसी 2-3 बच्चों ने मेरा स्टेटस लगा दिया, मेरी स्टोरी लगा दी, तो उसको कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा क्या, इससे कैसे क्या भक्त बन रहे हो इसके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भक्त नहीं है, मुझे भक्त चाहिए भी नहीं, मुझे भक्त नहीं चाहिए। बट बात ऐसी है कि इतना भी कोई बहुत ऑफेंसिव होने वाली बात नहीं है, बहुत ऑफेंडेड होने वाली बात नहीं है, इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत आओ। जिस दिन उतारने पे आ गया ना मैं, तुमसे समेटा नहीं जाएगा। और इस सबके लिए नहीं कह रहा, सब बहुत सिंसियर हैं जो आज भी रेस्पेक्ट करते हैं सिलेक्शन होने के बाद। बहुत बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनके परिवार के संस्कार अच्छे होते हैं। तुम किससे क्या खुजा रहे, नहीं फिर तुम इससे मतलब क्या ही खुजा रहे हैं बच्चों को बोल बोल के कि सर है ना उसका इतना भक्त मत बनो। तू कहाँ है, कहाँ रगड़ रहा है तू, भुवनेश्वर, और कहाँ रगड़ रहा है रायपुर, और कहाँ रगड़ रहा है दूर दूर। तू आ जाना जोधपुर, तेरे में दम है तो कर लेता ज्वाइन यहाँ के। यार अजीब इंसान है। और चलो कोई नॉन नर्सिंग का आदमी बोले तो ऑफेंसिव होना है, मैं तो खुद नर्सिंग का हूं, मैं तो उसी का पार्ट हूं भाई, मैं अलग थोड़ी हूं उससे। जैसा तो मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं वैसा मैं खुद के लिए बोल रहा हूं। स्टूडेंट पत्ते की तरह होते हैं और टीचर पेड़ की तरह। जिस दिन स्टूडेंट ने रंग बदला ना, पेड़ उनको जमीन पर पटक देता है। और पेड़ से टूटे गए पत्ते कभी नाली में पड़े मिलते हैं, कभी गोबर पे, कभी डस्टबिन में।
तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब तक तुम जुड़े रहोगे टीचर से, जब तक तुम्हारी शोभा बढ़ेगी। जिस दिन तुमने रंग बदला, उस दिन तुम पेड़ से नीचे गिरोगे, और जिस दिन तुम पेड़ से नीचे गिरोगे, फिर तुम्हारा अस्तित्व तो कहाँ होगा? या तो किसी नाली में, या किसी कचरे में, या किसी गोबर में, या डस्टबिन में। आई होप इस बात से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि जुड़े रहना जरूरी होता है। ठीक है ना? चले आगे। अरे मैं तो तुमको बोलता भी डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, तब तो तुमको नहीं लगता कि इज्जत बढ़ा के दे रहे। कोई बात नहीं। सर ये वो हैं जो मरीजों का काम तो करते नहीं है, राजनीति करते हैं। अब बात खुलेगी तो बहुत लंबी जाएगी, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करता। तो फिर क्या होगा कि सब बैठ के यूट्यूब चैनल पे एक ही बुराई करेंगे, उसने ऐसा बोला, वो क्या है, खुदा बनता है, वो क्या है, फिर ये बकवास करेंगे। और मैं कीचड़ में पत्थर फेंकना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस टॉपिक पे एंड चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए कुछ बोलूँ, फिर अब वो आपके साथ एक लामबंद हो जाएँ, वो सब आके कि भाई इसने ऐसा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ज़्यादा उल्टा तीर लेने की जरूरत नहीं है। उस तीर को साइड में रख दो और पहन लो। तीर को मतलब चले आगे। ओके। अगला है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये कब आया? 2003 से 4 में इंडिया के अंदर। मैंने कहा ठीक है। ये 6 डिजीज़ के लिए आया था। इसमें 6 डिजीज ऐड की गई थी। आपने कौन कौन सी? चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, काला अजहर, जापानी एंसेफेलाइटिस और फाइलेरियासिस। क्लियर है? इनमें 6 में से काला अजहर को निकाल दो, एक्सेप्ट काला अजहर। ऑल 5 आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। क्लियर है? चलो बच्चों, हर्षवर्धन सिंह, लव फ्रॉम पंजाब, गॉड ब्लेस यू। तो सिर्फ एक काला अजहर को छोड़ दिया जाए। चलो, आपने कहा याद रहेगा। तो काला अजहर के अलावा सारे जो 5 डिजीज हैं वो किससे होती हैं? मॉस्किटो से होती हैं। ठीक है? ओके, ध्यान से सुनना। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये एक पार्ट बन गया नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल। नेशनल सेंटर नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? NCVBDC। NCVBDC इस नाम से जानते हैं। तो ये इसका पार्ट बन गया। इसका आपने कहा ये पार्ट कब बना? ये पार्ट कब बना? गाली दे रहे हो बे? 2021 में। किसमें बना ये? 2021 में बना ये पार्ट। सीमा, गॉड ब्लेस यू बच्चे।
ठीक है, कब हुआ? 2021 में ही बना पार्ट, याद रहेगा। ठीक है, इंडिया ने टारगेट किया है, इंडिया ने टारगेट दिया है, क्या टारगेट दिया है कि 2027 तक काला अजर एलिमिनेट होगा। क्लियर है? और 2023 में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एलिमिनेट होगा। ये एलिमिनेट होंगे 2023 तक और एक होगा 2027 तक, याद रहेगा। रेड चुभ रहा है तेरी आंखों में, अब देख रहे हो तुम, इच्छाएं देखो। राजवीर सिंह, गॉड ब्लेस यू बच्चे। चलें आगे। सर और किस किस के बारे में? मलेरिया के बारे में सर। आपने वो किस किस के बारे में बताया? मैंने कहा वो मैंने बताया था, किसके बारे में बच्चे? काला अजर और फाइलेरियासिस के बारे में। सर मलेरिया के केस में, मलेरिया के केस में कम करनी है डेथ रेट। मैंने कहा ठीक है, आपको क्या टारगेट है कि डेथ कम हो? मैंने कहा कितनी? लेस देन 100 पर ईयर, बस। मैंने कहा इतनी चाहते हो? मैंने कहा समझ में आ रहा है क्या? फाइलेरिया में देते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एमडीए कहते हैं। फाइलेरिया में ट्रिपल थेरेपी, याद है ना? फाइलेरियासिस में, फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस में क्या देते हैं बच्चे? याद रखना, ट्रिपल ड्रग थेरेपी देते हैं, ट्रिपल ड्रग थेरेपी। ये सब इतने कम समय में मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ उतना कंटेंट दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल ड्रग थेरेपी में 3 ड्रग आते हैं। मैंने कहा हाँ सर। कौन सा आता है? पहला आता है इवरमेक्टिन। कौन सा आता है? इवरमेक्टिन, इवरमेक्टिन। अगली कौन सी आती है? डीईसी। अगला कौन सा आता है? डीईसी। और एक कौन सा होता है? एल्बेंडाजोल। ये 3 ड्रग को कहते हैं ट्रिपल ड्रग थेरेपी। किस में देते हैं? फाइलेरिया में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? क्लियर है? चलो चलो आगे। क्लियर? दो लाइन सुनोगे? दो लाइन सुनो, एक साथ करो, सुनाओ एक साथ। डीईसी मतलब यार कुछ तो तू सीख ले खुद भी। डाई एथिल कार्बेजमाइन सिट्रेट, डाई एथिल कार्बेजमाइन सिट्रेट कहते हैं डीईसी को। एक साथ लीजिए अब आप। दो लाइन, दो लाइन, दो लाइन भैया जी, दो लाइन सुनो। सिवा तेरे दिल किसी को नहीं होने वाला, सिवा तेरे दिल किसी का नहीं होने वाला, बिछड़े भी तुझसे नहीं तो तुझे खोने वाला, बिछड़ के भी तुझसे नहीं हूं तुझको खोने वाला, मैं डूबता ही जा रहा हूं तेरी आंखों में और, मैं डूबता ही जा रहा हूं तेरी आंखों में और तू है कि आखिरी सांस तक डुबोने वाला। ठीक है बच्चे, चलो चलें। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद बताइए, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, याद रखना, स्टार है ये। बताओ सर क्या है? इसे कहते हैं एनटीसीपी, एनटीसीपी। मैंने कहा कब आया था? 1962 में, बताया था शुरू में। मैंने कहा ठीक है सर, आया होगा। क्या थे उसका ऑब्जेक्टिव? मैंने कहा टीबी केस को डिटेक्ट करना और डोमिसाइल ट्रीटमेंट देना, ये था। मैंने कहा ठीक है। 1992 में इसको रिवाइज किया, इस प्रोग्राम को रिवाइज किया गया। मैंने कहा ठीक है, तो क्या नाम पड़ गया? RNTCP। ठीक, ओके। वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। मैंने कहा हाँ, वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। मैंने कहा मनाते हैं। कब मनाते हैं? मार्च में आता है ना शायद। मैंने कहा कब आता है सर? 24 मार्च को। पूछ ले एग्जाम में तो याद तो रहे। कब क्लास होगी खत्म? मेरे को बैक पेन हो रहा है सर। संध्या कह रही है, अब बताओ संध्या के लिए मैं क्या बोलूँ? कोई 2 शब्द कहेंगे मुझे? तो कोई 2 शब्द अगर आप कह सको तो मैं बोलूँ आगे।
संध्या की कमर में दर्द हो रहा है भाई, ध्यान रखो, सब इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। यार तुम लोग इतने सुनने के बाद भी तुम मेरे ठीक कैसे हो सकते हो यार? मतलब मैं थक गया तुमको सुना सुना के, तुम नहीं सुधरे भाई साहब। नीलू कह रही जाने दो सर, मैंने कौन सा पकड़ा है इसको, जा ही रही है। कोई बात नहीं संध्या। बच्चियां हैं, भगवान का रूप होते हैं। याद रखना, आर एन टी सी पी ऑपरेशनलाइज्ड इन फेजेस, ये फेजेस में डिवाइड हो गया है आर एन टी सी पी। कब? 1997 में। ये आया कब था? 1992 में, और इसको फेजेस में डिवाइड किया गया 1997 में। मैंने कहा ठीक है। नेशनल वाइड कवरेज इसका हुआ, पूरे देश में कब फैला और कब कवरेज हुआ इसका? 2006 में। 2017 में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गोल बनाया इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे टीबी को 2025 तक, जबकि WHO ने किया था कि 2030 तक करेंगे। हमने कहा हम 5 साल पहले करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एग्जाम में आएगा, ये मैं लिख ले, ये भाई वचन है, ये तुझे याद रखने हैं, भाई वचन। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये जो है नेशनल स्ट्रेटेजी जो है, वो कब डेवलप हुई? स्ट्रेटेजिक प्लान कब प्लान हुआ? 2017 से 2025। 17 से सोचा था खत्म कर देंगे, कब तक? 25 तक। अच्छा नहीं, चलिए बच्चे, ठीक है यहाँ तक? चलो, 2020 में RNTCP रीनेम्ड हुआ था, किसमें? NTEP। यहाँ ई का मतलब इरेडिकेशन नहीं है, यहाँ ई का मतलब एलिमिनेशन है। ये सही है, काम आएगा तुम्हें। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP, इन्होंने जॉइंट करके एक वेंचर बनाया और उसका नाम दिया नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जॉइंट टीबी एंड HIV कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़। तो ये जो जॉइंट एक्टिविटी है, ये कब से स्टार्ट हुई? आंसर है 2007 से, हाँ या ना? और ये रिवाइज्ड कब हुई? ये रिवाइज्ड हुई है, सुन लेना, ये रिवाइज्ड हुई है। तुम्हें लग रहा हो सर इतना पूछेगा क्या? जब पूछेगा ना तो फिर आत्मा परमात्मा एक साथ दिखेंगे तुम्हें। तो ये जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ है 2007 में, उसको रिवाइज किया है 2009 में। क्लियर? ये 5 स्टार मेरी तरफ से। और जब मैं स्लो हो जाऊं तो थोड़ा सुन लेना ढंग से। टीबी के लिए नेक्स्ट है, याद रखना, जो बातें धीरे धीरे बोली जाती हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। निश्चय पोषण योजना, निश्चय पोषण योजना ये क्या होती है? मैंने कहा टीबी में खाने की व्यवस्था। मैं समझा नहीं, इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव मैंने कहा किसके लिए सर? न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए। किसको सर? टीबी पेशेंट को। ओके, तो टीबी पेशेंट को अच्छा खाना मिले तो उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं निश्चय पोषण योजना। आपने कहा सर किसको दिए जाते हैं? इसकी बेनिफिशियल कौन है? बेनिफिशियरी कौन है इसका? बेनिफिशियरी कौन होते हैं? ऑल टीबी पेशेंट, जितने भी टीबी के पेशेंट हैं वो सब इसके बेनिफिशियर होते हैं।
जो नोटिफाइड हो चुके हैं। मैंने कहा ठीक है सर। एलिजिबिलिटी क्या है, किसको मिलेगा? एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? ऑल टीबी पेशेंट जो 1 अप्रैल 2018 के बाद के उसके बाद तक जो अपडेट हो चुके हैं सबको। तो ऑल टीबी पेशेंट, अरे हाँ है ना, जो नोटिफाइड हो चुके हैं, जो नोटिफाइड हो चुके हैं अप टू कब तक, 1 अप्रैल 2018 तक, उनको मिलेगा। और ये पेशेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए निश्चय पोर्टल पर। निश्चय पोर्टल होता है टीवी वालों के लिए, उस पर ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर ये मिलेगा आपको पैसा। आपने कहा कैसे मिलेगा? 500 रुपये मिलते हैं पर मंथ। कब तक? ड्यूरेशन ऑफ टीबी ट्रीटमेंट, जब तक टीबी का क्या चलेगा, इलाज चलेगा, तब तक 500 रुपये हर महीने मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, याद रहेगा। तो इसे मत भूलना, इसे कहते हैं निश्चय पोषण योजना। क्या कहते हैं? निश्चय पोषण योजना। गौरव सर को नमस्कार, हम सबके बड़े भाई, हम सबके मार्गदर्शक, लीजेंड, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी में लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। गुरु और शिष्य, बहुत गुरु और शिष्य दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं, दोनों को हम धन्य हुए, हम और हमारे बच्चे गौरव सर के आने से। ओनली द वन टीचर दैट कैन टीच अप टू द लेवल ऑफ नॉट सेट, द ओनली वन टीचर अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज द ओनली एंड ओनली MSN के महागुरु, जगत गुरु, एंड दैट इज द गुरुओं के गुरु गौरव सर। क्लियर बच्चों? याद रहेगा? ओके। इसके बाद क्या है सर? निश्चय 2.0 आया, ये भी आते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। निश्चय 2.0, इसमें क्या करते हैं? रियल टाइम सर्विलेंस, रियल टाइम सर्विलेंस करते हैं। और AI बेस्ड, यहाँ भी देख रहे हो AI बेस्ड आउटब्रेक, AI बेस्ड रियल टाइम सर्विलेंस कहते हैं निश्चय 2.0 में। अच्छा, और क्या है? प्रधानमंत्री, ये सब जगह है भैया, पूछो मत। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2022। समझ में आ रहा है बच्चे? ये याद रखना। टीबी की कुछ डिस्पर्सिबल मेडिसिन आ गई है बच्चों के लिए। रिफाम्बिसिन आ गई है, आइसोनियाजिड आ गई है, पायरेजिनामाइड आ गई है। तो कैसे देते हैं बच्चों को? रिफाम्बिसिन 75 mg देते हैं, आइसोनियाजिड 50 mg देते हैं, और पायरेजिनामाइड 150 mg देते हैं। 75, 50 और 150। रिफाम्बिसिन, आइसोनियाजिड, पायरेजिनामाइड, तो सबसे ज़्यादा पायरेजिनामाइड देते हैं 150 mg। मैंने कहा सर और रिफाम्बिसिन और आइसोनियाजिड देने हैं तो 75 और 50 दे दीजिएगा। ये डिस्पर्सेबल आ गई हैं जो बच्चों के लिए काम में आती है। नॉर्मल टीबी में इसको देते हैं, MDR में नहीं। MDR में अलग होती है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी या रिफाम्बिसिन रेसिस्टेंस टीबी के लिए अलग होती है, उसके लिए होती है बेडाक्यूनिन। बेडाक्यूनिन होती है 20 mg। देखो आपने पढ़ा होगा रिफाम्बिसिन रेसिस्टेंस या MDR रेसिस्टेंस। देखो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर इसी को पढ़ाने लग गया तो टीबी चलेगी पूरी रात, पर फिर भी बता रहा हूँ। इसमें जो मेडिसिन देते हैं बच्चों के लिए कौन सी आती है? बेडाक्यूनिन आती है, बेडाक्यूनिन। ये 20 mg देते हैं। क्लियर है बच्चे? डेलामाइनाइड भी देते हैं, ये 25 mg देते हैं। आध्या कह रही है बेडाक्यूनिन बहुत एक्सपेंसिव है, तो आध्या मत लेना बेटा। तो अगला है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें इसका जो फर्स्ट फेज है, वो आया था 1987 में। इसका जो सेकंड फेज है वो आया 1999 और 2001 में। और जो थर्ड फेज है वो आया 2006 से 2011 में। क्या पर्पस था? टू इनहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड डिक्रीज द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। क्लियर बच्चे? आगे चलें। अगला है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। मैंने कहा ठीक है, ये कब हुआ? 1992 में इसको एस्टैब्लिश किया गया ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। क्लियर बच्चे?
इसमें क्या होता है, आईसीटीसी सेंटर होते हैं। मतलब आईसीटीसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर होता है एड्स पेशेंट के लिए। ठीक है, इन 2002 में इंडिया ने स्टार्ट किया नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी। नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी ये स्टार्ट की इंडिया 2002 के अंदर। इसमें क्या रखा, ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, काउंसलिंग एंड एचआईवी टेस्टिंग, एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम, एचआईवी सर्विलेंस, टारगेटेड इंटरवेंशन, ये सब उसमें शामिल किया गया। क्लियर बच्चे, एम आई राइट? अब बेटा 1000 मिलते होंगे पता नहीं, पर मैंने जो पढ़ा है उसमें 500 है। अब तो देख लेना बेटा, 1000 हो सकते हैं, वहाँ 1000 दे रहे हो, पर मैंने जो पढ़ा है वो 500 है। ठीक है ना यार? अगला क्या है, अगला है सुरक्षा क्लिनिक। कौन सा है, सुरक्षा क्लिनिक। सर गूगल पर 5000 रुपये बता रहा है, तो गूगल पे जाना, यहाँ क्या कर रही है? हो गए होंगे 1000 रुपये, तो 1000 रुपये कर लेना। मैंने जो कहा ना, मुझे जहाँ तक आता है उसका 500 रुपये। अब नया अपडेट आ गया तो पता नहीं। ठीक है बच्चे, सुरक्षा क्लिनिक किसके लिए है, लॉन्च्ड बाय द, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया नाको के द्वारा। मैंने कहा ठीक है। और एनएसीपी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के कौन से फेज में लॉन्च किया गया, थर्ड फेज के दौरान, इस फेज में लॉन्च किया 2007 में, थर्ड फेज 2007 में आया था, तब लॉन्च किया इसको। मैंने कहा ठीक है। इसमें क्या देते हैं, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शन। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करते हैं और सम सीएससी पे, तो इसका पीएससी पे नहीं होता है। हाँ हो गया होगा 500, कोई बात नहीं, 1000 कर देना तुम, पता चल गया ना तुमको। हो सकता है रह गया अपडेशन से, और एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। इन दैट सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है, ये जो सर्विसेज हैं या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दी जाएंगी, कहाँ दी जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या ये कहाँ दी जाएंगी, सीएससी पे, और कहीं नहीं। पीएससी और सब सेंटर पे नहीं देते इसको। यार जो भी है कोई बात नहीं, 500 1000 जो भी है पढ़ लो यार फिलहाल। ठीक है, इसमें क्या है, कलर कोडिंग के साथ किट आती है, कलर कोडिंग के साथ किट आती है इसमें। और कलर कोडिंग किट कैसे आती है वो देखते हैं। अरे हाँ ना बच्चे, तो कलर कोडिंग किट इसमें अब टोटल 8 किट कर दी हैं। कितनी कर दी हैं, 8 किट। तो मैं इस चीज़ों को मैं ध्यान सुनना, मैं पूरे किट के बारे में तो मैं अलग से क्लास ले चुका हूँ, ब्रीफली बता देता हूँ। किट ए जो आती है फर्स्ट, वो ग्रे कलर की होती है। किसके लिए होती है, ग्रे कलर की। और इसके अंदर क्या आते हैं, यूरेथ्रल डिस्चार्ज सिंड्रोम, वेजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम, पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग, ये इसके अंदर आता है। तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज, समझ आ रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड स्क्रोटल स्वेलिंग, कितना दीजिएगा, ये इसमें आते हैं। किट सेकंड, ये ग्रीन कलर की होती है। किस कलर की होती है, ग्रीन। और ये किसके लिए आते हैं, ये आती है वेजाइनाइटिस या वेजाइनल डिस्चार्ज। क्लियर है। किट थर्ड कौन से कलर की आती है, वाइट कलर की। और ये वाइट किसके लिए आते हैं, जेनाइटल अल्सर। किसके लिए आती है, जेनाइटल अल्सर के लिए। सिफिलिस मैंने कहा, या कैंक्रोइड, अरे हाँ ना, इनके लिए आती है। किट 4 किसके लिए आती है,
किट 4 आती है जेनाइटल अल्सर के लिए सिंड्रोम, और इसमें सिफिलिस और कैनक्रोइड के अलावा। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो इसमें भी जेनाइटल अल्सर ही होते हैं। किट जो चौथी होती है वो कौन से कलर की होती है? तो ये ब्लू कलर की होती है, और ये भी जेनाइटल अल्सर के लिए ही आती है। किसके लिए आती है? जेनाइटल अल्सर, पर किसके अलावा? सिफिलिस और कैनक्राइड के अलावा। सिफिलिस और कैनक्रोइड। किट 5वें नंबर की जो किट है वो किस कलर में होती है? वो रेड कलर में होती है, और वो किस में देते हैं? जेनाइटल अल्सर में। किस में देते हैं? जेनाइटल, यहाँ भी जेनाइटल अल्सर मैंने कहा, तो जेनाइटल अल्सर। अब इसमें कौन सा देते हैं जेनाइटल अल्सर में? जो हर्पीज की वजह से होते हैं, जो हर्पीज की वजह से होते हैं वो जेनाइटल अल्सर किट 5 में जाते हैं। ठीक है। किट 6 किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है। किट 6 किसकी होती है? येलो कलर की। ये होते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज और लोअर एब्डोमिनल पेन, इसके लिए होती है। क्लियर है? जो किट 7 होती है, किट 7 होती है, ये किस में आती है? ये ब्लैक कलर में आती है। किस में आती है? ब्लैक कलर में। और ये किसके लिए आती है? इंग्वाइनल वल्वो अंडर जेनाइटल अल्सर डिजीज सिंड्रोम। तो इसमें इंग्वाइनल वल्वो उभार जो आता है वो। अरे हाँ है ना? प्रोकेक्टाइटिस ये इसमें आते हैं, प्रोकेक्टाइटिस। और जो अभी लॉन्च हुई है वो किट है 8, कौन से कलर की है? ब्राउन, और इसमें किसको रखा जाता है? एनोरेक्टल डिस्चार्ज सिंड्रोम। एनोरेक्टल डिस्चार्ज सिंड्रोम ये इसमें रखा जाता है। समझ आया कि नहीं बच्चे? बेटा कलर कोड के साथ याद रखो। अब कितनी बकवास करोगे? हो गया ना, 1000 हो गए होंगे 1000। अब क्यों ज्ञान बांट रहे हो? वो वाला कहावत सुनिए कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करते हैं। वैसे तो नहीं हो रही है। जब पता है कि 1000 का तो 1000 मान लेना, 1000 टिक कर देना। मुझे पता था, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, कि 500 है तो मैंने 500 बताया है। आपको लग रहा है कि अभी परसों ही चेंज किए हैं सर, तो परसों का तो मुझे याद नहीं है। चेंज कर दिए होंगे 24 सितंबर को कर दिए होंगे, याद नहीं है। पर अगर कर दिए हैं तो कर दो ना, इसको, काम खत्म हो गया। 1000 कर दिए, 500 दे, 500 है, बस कर यार भाई, सांस लेने दे बे। ऐसा नहीं होता है। इंसान है तू, समझ। तुझे लग रहा है 1000 कर देना, 1000 टिक कर देना, बात ही खत्म हो गई ना। काहे को ढोल पीट रही? अदबर गगली झलकत जाए, वैसा तो नहीं हो रहा। तो ऐसा ना हो कि अलग से बुला के इनाम दिया जाए तुम्हें। कब से कह रहे हैं कि हाँ हो गया होगा, मैं पूरी किट बता के आ गया, लौट के आया तो कमेंट में सर 1000 कर दिए हैं। अरे भाई पूरी 8 किट लिखी है मैंने, वो तो नहीं जाने दिया। सर अटेंशन लेने आते हैं, अरे पता है मेरे को। चले आगे। गॉड ब्लेस यू बच्चों। अगला है नेशनल। तू एक चीज को लेके आए, मेरे को कितनी सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं भाई। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, तुम्हें लगता है ये आदमी है ना, इसके माइंड में चिप लगी हुई है। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कब है? तो स्टार्टेड द कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम इन ईयर 1975 76 में आया। फिर इसको रिनेम्ड किया गया, इसको रिनेम्ड किया गया। अरे हाँ या ना? कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम आया था कब? कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1975 में, 76 में। फिर इसको रिनेम किया गया, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया। क्या बनाया? नेशनल कंट्रोल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। ये इसे रिनेम्ड कब किया गया? 1985 में। 1985 में इसको किया गया, और इसको रिवाइज कब किया गया? इसको रिवाइज किया है 2004 में। तो फिर ये क्या नाम था? ये था कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल नहीं था, इसमें नेशनल नहीं था, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम नाम था इसका।
कब? 1975 में। फिर इसको कब किया? नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम कब किया? 1985 के अंदर। रिवाइज किया 2004 के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे देते हैं? हेल्थ एजुकेशन से कैंसर के बारे में। सेकेंडरी प्रिवेंशन अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। टर्सरी प्रिवेंशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी इंक्लूडिंग द पैलिएटिव केयर। तो हम उसको प्रॉपर पैलिएटिव केयर देना है, स्ट्रेंथनिंग करनी है इंस्टीट्यूशन को, जिससे उसको बेटर केयर प्रोवाइड कर सके। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ एजुकेशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिटेक्शन है और डिटेक्शन है, अर्ली डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, और टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर स्ट्रेंथनिंग करनी इंस्टीट्यूट को, जिससे कि मैक्सिमम पैलिएटिव केयर प्रोवाइड कर सकें। बचाया तो नहीं जा सकता, पर हाँ जीवन को सुगम बनाया जा सकता है। ये लो लीना विश्वकर्मा सर, बहुत बादल गरज रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, नेट ऑन है, कुछ होगा तो नहीं? ये तू समस्या बता रही है लोगों को, या बता रही है कि तू कहाँ पे है बेटा और क्या हो रहा है? ये समस्या बताई जा रही है कि कमेंट बॉक्स में इन्विटेशन दिया जा रहा है? एक और लिख देती बेटा मैं अकेली हूँ सर, ऐसे और लिख देती, तो पूरे कमेंट बॉक्स को पता चल जाता कि हाँ सब ठीक है अब। सर रिपीट कर दो इसको। हाँ ले रिपीट भैया। कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975-76 में। इसका नाम किया नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1985 में। इसको रिवाइज किया, रीनेम नहीं किया, रिवाइज किया दोबारा 2004 में। इसमें है ना एड्रेस तो लिख देती बेटा लीमा, अगली बार ऐसे बिजली कड़के तो एड्रेस लिख दिया कर कि 120 मोहन नगर, रिद्धि सिटी सर्किल, जयपुर, पिन कोड 302018। ऐसे लिख दियो अगली बार। नहीं नहीं, डर भी तो हो सकता है, डर का तो कोई मतलब नहीं, डर तो हो ही सकता है भाई। तो लीना बेटा समझ में आई तुझे? तुम लोग यार, मतलब मैं सोचता हूँ क्या शानदार ऑडियंस है मेरी, मतलब मेरे जैसी ही मेरी ऑडियंस है। यार मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, अगला क्या है सर? नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल, उदय कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? ये कब आया? स्टार्टेड ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान। जो 5 पंचवर्षीय योजना होती है ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था 5 ईयर प्लान। कब आया था वो 5th 5 ईयर प्लान? कब आया? ये 1987 में आया था। ठीक है, क्या है? डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना, पहचानना, हाई रिस्क किसको डायबिटीज ज़्यादा होता है, डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, ये तो सबको पता ही है। और क्या करेंगे इस प्रोग्राम में? इसमें से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। इसे कहते हैं NPCDCS। NPCDCS, आपने कहा नाम तो बता दो इसका, लिख ले। क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। क्लियर है? याद रहेगा? कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर। कहाँ लिखा है सर? ये ले, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रोक। ओह, तो ये क्या है? ये तो नेशनल प्रोग्राम है। अरे सर नेशनल प्रोग्राम प्रिवेंशन के लिए ना, मैंने कहा हाँ फिट सही है गुरु यार। ये इसमें से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एग्जाम में, CHO में आया था, बट किसी को याद हो तो। तो लीना बस करे यार, जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, लाइट ऑफ हो गई है तो ज़्यादा नहीं कर रही हो? पढ़ ले। भाई लाइट भी ऑफ हो गई। कोई बात नहीं है, बच्चे हैं ये, मैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चलो, ये लॉन्च कब हुआ सर? ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 2010-11 में। ठीक है, कौन से मिशन के अंदर? NHM के अंदर, नेशनल हेल्थ मिशन।
ओके, अंडर NHM, ठीक है। क्या एम था इसका? इसका एम था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को जल्दी पहचानना, उनका डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, हेल्थ प्रमोशन करना। इसमें कौन कौन सी डिजीज़ कवर होती हैं? कैंसर, डायबिटीज़, मेलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और स्ट्रोक। अभी तो बताइए सारी चीज़ें, दोबारा बताना। कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रोक। कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रोक। कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रोक, ये सब कवर होती हैं इसके अंदर। याद कर लो, मैंने तो याद किया है। एक पहाड़ तो भाई की तरफ रख ले चलो, कन्याएं परेशान कर रही हैं। नहीं नहीं, कोई परेशान नहीं कर रहा है, पढ़ो आप तो। फनी मेम्स कह रहा है क्लास कब तक चलेगी? अब तुझे क्या ही बताऊं, दुख भरी आत्मा। या मैसेज पे मैसेज आ रहे, तुम्हारे चक्कर में सब जा रहा। ठीक है, आगे चलो। मैंने कहा बताओ सर, कुछ है इसके बारे में? मैंने कहा 30 साल के ऊपर वालों को हाइपरटेंशन देखना, डायबिटीज़ देखना, कैंसर देखना। इन कैंसर, कैंसर कौन कौन से सर? कैंसर कौन कौन से हैं? ये बढ़िया सवाल है गुरु। 3 कैंसर हैं जिन पर सबसे ध्यान देना है। कौन कौन से सर? ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। सर मज़े आ गए, आदमी को तो एक ही है, ये तीनों तो महिलाओं को होंगे। हाँ ये भी सही है। आदमी से है इसमें, आदमी को एक ही हो सकता है बस। कौन सा वाला? ओरल। बाकी सर्वाइकल आदमी को नहीं हो सकता। नहीं सर, सर्वाइकल यहाँ हो सकता है ना, आदमी को सर्वाइकल। ये सर्वाइकल नहीं होता, हमें दूसरा सर्वाइकल होता है। सर इसको भी तो सर्वाइकल ही कहते हैं। हाँ कहते तो इसको भी सर्वाइकल ही है यार, ये तो छोट हो गई। कौन सी सर्वाइकल की बात कर रहा है? वो अलग सर्वाइकल के बारे में बात कर रहा है, ये सर्वाइकल नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर, तो ओरल हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, याद रखना। हाँ